सो हेलो एंड व्हाट्सअप ओमेगास। आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी डंगुआ को एक्सप्लेन करेंगे जो कि भाई मैं लिटरली तुम्हारे को सच्ची में ही बता रहा हूँ। ये इंडिया में इतना ज्यादा अनरेटेड डंगुआ है कि इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं करता यहाँ पर, लेकिन ये चाइना में हमेशा टॉप 10 वाले डंगुआ की लिस्ट में आता ही आता है। सो सिंपल सा फंडा यही है कि इसको अभी तक इंडिया में कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था, और ऊपर से ये मेरा फेवरेट डंगुआ भी है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही इसको एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, यहाँ पर एक और चीज है जो कि तुम्हारे को सबसे पहले ही जान लेना चाहिए। इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है ना, वो तुम्हारे को इसके पहले के कुछ सीजन के अंदर काफी लो क्वालिटी का नजर आएगा मेरे भाई, क्योंकि ये एक ऐसा डंगुआ है जो कि बहुत ही पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है, और इसके अंदर तुम्हारे को बैटल टू द हेवन की तरह कोई रिबूट वाला वर्जन भी नहीं देखने को मिलेगा। जो भी है बिल्कुल ही असली सा है, बट ट्रस्ट मी, इसके स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसकी एनिमेशन क्वालिटी भी इतना ज्यादा चुम्मेश्वरी होता जाएगा, तुम इसके अंदर से अपने आंखें ही हटा नहीं पाओगे भाई। लेकिन तुम्हारे को इसके बारे में अलग से सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इसके जो पहले के कुछ सीजन है ना, उसको मैं काफी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एक्सप्लेन करके चला जाऊंगा, ताकि इस सीरीज का जो असली मजा है वो तुम सही तरीके से लूट सको। तो चलो फिर हम लोग हमारी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं अभी से ही, जिसकी स्टार्टिंग में ही हम लोग देखते हैं कि एक बंदे पे कई सारे लोग मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन वो बंदा एक साथ ही उन सभी को पेल देता है। एंड यही पे एक बंदा बोल रहा था कि बस एक नौकर में ही इतना दम है, लेकिन फिक्र मत करो, लुतियन जी का दिन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। जो सुनकर ये बंदा बोलता है कि तुम लोग तो हमेशा एक साथ रहते हो ना, तो बताओ कि तुम लोग आखिर मेरे से क्या छिपा रही हो। और तभी उसके पीठ पीछे एक लड़की आके उसको छोरा खोप के मार देती है। फिर ये कह के जाने लगता है कि अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमें पता चल गया कि तुम्हारा मालिक इस शहर में ही रहता है। और पास ही में हम लोग एक छोटे बच्चे और एक बुरे इंसान को देखते हैं जो कि ये पूरा टाइम उन लोगों को बस देखता हुआ ही जा रहा था। जिसके बाद कि यहाँ पर सीन काट होता है और हमें दिखाई देता है एक छोटा सा रेस्टोरेंट का सीनरी, जहाँ पर कि ये छोटा सा बच्चा और ये बुढ़ा इंसान भी आया हुआ था कुछ खाने पीने के लिए। और इस बुरे इंसान के हाथ पर तुम जो एक पाउच देख रहे हो ना, ये उसने उसी से उड़ाया था जिसे कि हम लोगों ने कुछ देर पहले मारते हुए देखा था, जो कि यहाँ पर मौजूद एक बंदा भी नोटिस कर लेता है। फिर वो कहता है कि ये पाउच आखिर तुम्हारे को मिला कहाँ से, ये तो मेरा सर्वेंट का है। और फिर जब इस बुरे इंसान को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये तो असल में वही लुतियन जी है जिसे कि वो डार्क मिस्टीरियस के क्लाइंट को लोग ढूंढ रही है, जिसके आगे हम लोग देखते हैं कि ये बुढ़े इंसान यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ब्रिज के अंदर, वो सारा कुछ यहाँ पर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता है। प्लस यहाँ पर इस बुढ़े इंसान के साथ जो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको भी यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाने के लिए भीख मांगने लगता है। और तुम लोग भी यहाँ पर सुन लो, ये जो लोंडा है ना, ये और कोई नहीं, ये अपना ही लोंडा हीरो भाई, जो कुछ भी तुम लोग कह लो तुम्हारी मर्जी। बट इस सीरीज के अंदर हमारा जो भाई है उसका नाम है जिंगजान। जिंगजान को लुतियन जी मार्शल आर्ट सिखाने के लिए सीधा मना ही कर देता है, जो सुन के ये दोनों यहाँ पर से जाने लगता है। पर तभी अचानक से कहीं से डार्क मिस्टीरियस के क्लैन के लोग उन लोगों पे कई सारे तीरों से एक साथ ही अटैक कर देता है, और इसी से अपना भाई को बचाने के लिए ये बुरे इंसान खुद को ही यहाँ पर सेक्रीफाइस कर देता है। एंड स्टार्टिंग में हम लोगों ने जिस बंदे को देखा था वो यहाँ पर आके लुतियन जी की बेटी को ही पकड़ लेता है। तो देखकर लुतियन जी यहाँ पर अपने बेटी की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी वही लड़की आकर उस पे अटैक करता है, जिसे कि लुतियन जी बस अपने एक ही हाथों से रोक लेता है। लेकिन तभी उनको मालूम पड़ता है कि यह तो असल में उनकी ट्रैप था। उस लड़की ने उनके तरफ अटैक ही इसलिए किया था कि वो उनको पूरी तरीके से इंजर्ड कर सके अपने जहर की मदद से। और फिर जैसे ही लुतियन जी को यहाँ पर ये लोग जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर हमारे को एक और कैरेक्टर की धमासर एंट्री देखने को मिल जाते हैं। और ये बंदा असल में यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोग बस इनको देखते ही भाग के चला जाता है यहाँ पर से। और फिर लुतियन जी मरने से पहले अपने दोस्त यंग शिव को अपनी आखिरी अमानत ड्रैगन स्वॉर्ड को सौंपते हुए कहता है, इसको अपनी जान से भी संभाल के रखना, ये बहुत ही कीमती चीज है, ये बुरे लोगों के हाथ पे नहीं लगना चाहिए। प्लस लुतियन जी यहाँ पर यंग शिव के कान पे फुसफुसा कर कुछ तो कहता है अपने भाई के बारे में, जो कि हमारे को यहाँ पर सुनने को नहीं मिलता। लेकिन जब आगे जाके हमारा भाई बड़ा हो जाएगा तब शायद से हमारे को ये वाला सिनेरियो दिखाया जाए फिर से, तुम लोग याद रखना, ठीक है। खैर अब यहीं पर से हमारा भाई और इस लड़की की, जिस लड़की की नाम है लिन जू, इन दोनों की ही टीचर बन चुका था मास्टर यंग शिव। एंड यहीं पर से हमारे को पूरे 8 साल के टाइम स्किप दिखाई देता है, जहाँ पर कि हमारा भाई भी बड़ा हो चुका था, जिसे कि मास्टर यंग शिव के साथ साथ एक मिस्टीरियस सा मास्क पहना हुआ बंदा भी देख रहा था, जहाँ पर कि मास्टर यंग शिव बोल रहा था कि क्या तुम अभी से ही ये सब शुरू करने वाले हो, जिसकी रिप्लाई में ये मास्क पहना हुआ बंदा बोलता है कि नहीं, इतनी जल्दबाजी मैं कैसे कर सकता हूँ भला। एंड यहाँ पर से सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखाई देता है हमारे भाई को, जो कि छुपते छुपाते अपने घर आ रहा था, लेकिन लिंजू उसको देख लेती है और उसको डांटने लगती है घर पे लेट आने के लिए। और अब जबकि वो दोनों ही एक दूसरे को भाई बहन कह के बुलाते हैं, तो उनके लिए ये नॉर्मल सी चीजें ही है। और यहाँ पर बातों बातों पे ही अपना भाई कह रहा था कि मास्टर यंग शिव ने मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया, बचपन से लेकर अब तक सिर्फ कुछ फालतू के मेडिसिन ट्रीटमेंट्स के अलावा लगता है कि वो अपने बुढ़ापे में मेरे को ही डॉक्टर बना के रखना चाहते हैं। और ये सारा कुछ मास्टर यंग शिव बाहर खड़ा सुन लेता है और बोलता है कि तुम दोनों ही मेरे साथ बाहर मिलो। और फिर बाहर आने के बाद मास्टर यंग शिव लिंजू से कहते हैं कि चलो अब सही समय आ चुका है मेरे को दिखाने का कि तुमने मेरे से आखिर बचपन से क्या सिखाया, मेरे पे अटैक करो। जो सुनकर लिंजू यहाँ पर जाती तो है मास्टर यंग शिव पे अटैक करने के लिए, लेकिन उल्टा यहाँ पर मास्टर यंग शिव ही उसको पेल रहा था। और यहाँ पर लगातार पिटने के बाद भी लिंजू यहाँ पर हार नहीं मानती और अपने स्वॉर्ड को लेकर जाती है मास्टर यंग शिव पे अटैक करने के लिए। लेकिन अचानक से मास्टर यंग शिव एक टेक्निक की मदद से यहाँ पर से गायब हो जाते हैं और आसमान से उड़ते हुए आके काफी खतरनाक से अटैक कर देता है लिंजू पे, जिससे कि लिंजू का काम खत्म। और ये देखने के बाद तो अपना भाई यहाँ पर पूरी तरीके से बौखला चुका था। एंड फिर यही पर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाई देता है काफी मिस्टीरियस जगह को,
यहाँ पर की वही स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर्स भी हमारे को देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर ये दोनों ही एक ओल्ड लेडी को ग्रेट कर रही थी। एंड यहाँ पर ये ओल्ड लेडी कह रही थी कि किंचन माउंटेन पर एक हजारों साल पुराना गैनोडर्मा देखा गया है, जिसे कि तुम दोनों को जाकर मेरे लिए लाना होगा। एंड यही पर बगल में हमारे को दो काफी खतरनाक से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनको कि हम लोग रेड एम्पर और ब्लैक एम्पर के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। खैर अब यहाँ पर से भी सीन काट ऑफ होता है और हमें दिखाई देता है एम्पेरस को, जो कि यहाँ पर कह रही थी कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। यहाँ पर एम्पेरस भी बेसिकली वही गैनोडर्मा की बात करते हुए कह रही थी कि तुम्हें जाकर मेरे लिए वो हासिल करके लाना होगा। जो सुन के ये लड़की भी यहाँ पर गैनोडर्मा को हासिल करने के लिए माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है। जिसके बाद की फाइनली हम लोग हमारे भाई को देखते हैं, जो कि लिंजू के साथ कहीं पर जा रहा था, लेकिन किसी वजह से लिंजू अपने भाई के ऊपर काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा था, जिसके वजह से अपना भाई पूछता है कि तुम मेरे से नाराज क्यों हो। लिंजू कहती कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि उस दिन मेरे बेहोश होने के बाद तुम्हारे और मास्टर के बीच क्या हुआ था। तो अब यही पर से हमारे को वही वाला फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या अपना भाई तो मास्टर के ऊपर पूरे गुस्से में अटैक करने लग गया था, लेकिन मास्टर यांगशू तो यहाँ पर अपने भाई को पूरे मजे के साथ पहलते हुए बोल रहा था कि आज मैं तुम दोनों का ही काम खत्म कर दूंगा। जो सुन के अपना भाई तो यहाँ पर फिर से काफी गुस्से के साथ मास्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अपना भाई नोटिस करता है कि उसकी बहन लिंजू तो अभी तक जिंदा है, जिससे कि उसको समझ में आ जाता है कि ये तो बस एक ट्रायल था। जिसके बाद की फ्लैशबैक यहाँ पर से खत्म हो जाता है और हमें दिखाई देता है कि लिंजू यहाँ पर अपने भाई के कान खींचते हुए बोल रही थी कि तुमने आखिर ये सब कैसे कर लिया। तो अपना भाई यहाँ पर बोलता है कि मैं हमेशा ही तुम्हें और मास्टर को मार्शल आर्ट करते हुए देखता रहता था, तो बस और क्या, मैंने भी सारा कुछ सीख लिया बस तुम लोग को देखते ही। जो सुनकर यहाँ पर लिंजू रोते हुए कहने लगती कि नहीं ये बहुत ही गलत है, तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, मेरे को देख के ही सीख लिया सिर्फ। तो उसको शांत कराने के लिए अपना भाई बोल देता है कि तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग मास्टर की इस बॉक्स को खोल कर देखे, कि आखिर मास्टर ने सिर्फ हमें ही इसको जेंगबिंग वैली के लॉर्ड के पास पहुंचाने के लिए बोला, और आखिर मास्टर ने ऐसा क्यों कहा कि जब जेंगबिंग वैली के लॉर्ड इसको देखेगा तब उनको समझ में आ जाएगा कि उनको आखिर क्या करना है। ऐसा कहते साथ ही वो लोग जब इस बॉक्स को खोलते हैं, उनको यहाँ पर देखने को मिलती है सिर्फ एक चिट्ठी, जिसे कि वो लोग यहाँ पर खोलकर पढ़ते नहीं बल्कि सीधा चलाते हैं शहर के अंदर, जहाँ पर कि हमारे को इन दोनों के साथ ही हमारे इस सीरीज के जो मेन लीड हीरोइन है उसके फास्ट इनकाउंटर दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पर एक घोड़े पे सफर काफी तेजी के साथ जा रही थी, और उसकी यहाँ पर जाने के बाद ही अपना भाई यहाँ पर उसकी खुशबू सूंघते हुए बोल रहा था कि अभी इसकी परफ्यूम ही इतनी अच्छी है तो वो कितनी खूबसूरत होगी। पर तभी यहाँ पर और भी कई सारे लोग घोड़े पे सवार उस लड़की के पीछे पीछे जा रहा था, जिन लोगों को देखते साथ ही ये दोनों ही यहाँ पर समझ जाते हैं कि ये तो असल में वही डार्क मिस्टीरियस क्लैन के लोग हैं। एंड यहाँ पर से ये दोनों भी यहाँ पर उन लोगों के पीछे जाने के लिए डिसाइड करते हैं, जिसके बाद कि हमारे को हमारे लीड हीरोइन देखने को मिल जाते हैं, जिसे कि यहाँ पर डार्क मिस्टीरियस क्लैन के लोगों ने मिलकर घेर के रखा था, और यहाँ पर उनके बीच एक बैटल होते हैं, जहाँ पर कि अपना हीरोइन बहुत ही अच्छा फीडबैक करता है, लेकिन कब तक, वो आखिर में घायल हो ही जाती है। पर तभी पीछे से अपना भाई आ जाता है अपने हीरोइन को बचाने के लिए, लेकिन क्या फायदा, तब तक तो अपना हीरोइन यहाँ पर बेहोश होकर पड़ी थी, और साथ ही यहाँ पर अपने भाई को अपने हीरोइन के साथ एक मशरूम पर हुआ देखने को मिलते है, जिसे कि अपना भाई उठाकर बोलता है कि ये तो एक काफी रेयर सा मशरूम लग रहा है मेरे को। तभी हम लोग देखते हैं कि हमारा हीरोइन धीरे धीरे से उठता है और अपने भाई को दुश्मन समझकर उस पे अटैक करने लग जाती है, पर अपना भाई भी यहाँ पर उसको दुश्मन समझकर एक जोर से लात दे मारता है, जिसकी वजह से कि अपना हीरोइन की मास्क ही उतर जाती है। बट चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फाइनली हमारी हीरोइन जाग चुकी है, और वो कैसे जगी है, ऑफ कोर्स हमारे भाई ने उसको सूप बना के पिला दिया है वही मशरूम की। और जब अपने हीरोइन को यहाँ पर मालूम पड़ती है कि उन लोगों ने तो उसी मशरूम को उसको ही पिला दिया है जिसको कि वो लेने के लिए आया था, तब अपनी हीरोइन यहाँ पर से उन लोगों के ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा निकल कर निकल जाती है, और उसकी यहाँ पर से जाने के बाद ही यहाँ पर कई सारी स्मोक के अंधेरे में हर चीज डुबा देती है। एंड फिर गेस व्हाट, यहाँ पर हमारे को वही दो कैरेक्टर्स की एंट्री दिखाई देती है, जिसे कि हम लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में ही, जिनको की देखते साथ ही लिंजू यहाँ पर काफी गुस्से के साथ उस लड़की पे जाकर अटैक करने लगती है, जिसने की उसके बाप को बचपन में मारा था, और अपना भाई जाकर भिड़ जाता है हेऊ चेंग से। एंड यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, लेकिन फाइट के बीच में ही अपने भाई को मालूम पड़ता है कि लुतियन जी की तरह ही यहाँ पर भी अपने भाई के हाथ पर भी उन लोगों ने जहर घुसा दिया है। और अब तक तो इन लोगों की फाइटिंग स्टाइल देख के उन लोगों को भी समझ में आ चुका था कि ये 8 साल पहले की वही दो बच्चे हैं जो कि अब बड़े हो चुके हैं। तो अब ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 घंटा है, ये तो हमारे साथ यहाँ पर लड़के मारो या फिर अपने लिए जाके इलाज ढूंढो। और अब ये सुनने के बाद ये दोनों ही यहाँ पर क्या ही कर सकते थे, तो वो दोनों ही यहाँ पर से भागते हुए चली आती है, जिसके बाद की यहाँ पर से सीन काट ऑफ होता है और हमें दिखाई देता है मास्टर यांगशिऊ को। और मास्टर यांगशिऊ को यहाँ पर वही वाला मोमेंट याद आ रहा था जब लुतियन जी मरने से पहले अपने भाई के बारे में उसके कानों कान कुछ तो कहा था, और फिर हमें वो भी सुनने को मिल जाता है जो कि उसने कहा था यहाँ पर लुतियन जी मरने से पहले बेसिकली यही कह के गया था कि उसका ध्यान तुम्हें ही रखना होगा, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है, और सबसे बड़ी बात उसका असली पहचान किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, याद रखना। और इसी के साथ ये वाला फ्लैशबैक यही पे खत्म होता है। एंड हमारा आज का एपिसोड भी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सून, स्टे कनेक्ट।
सो वेल हेलो एंड व्हाट्स अप ओमेगास। आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बुलियंग बैड गाइस द डिजेनरेट ड्राइंग जैंग हो के एपिसोड नंबर 2 को। हाँ भाई, इस सीरीज का पूरा टाइटल यही है। अगर कोई इसको बुलियंग बैड गाइस कह के बुलाते हैं तो कोई इसको द डिजेनरेट ड्राइंग जैंग हो कह के भी बुलाते हैं, लेकिन हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसको बैड गाइस कह के ही बुलाने वाले हैं क्योंकि यही ज्यादा खतरनाक लगता है सुनने में भी और कहने में भी। तो चलो फिर और ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग हमारे बैड गाइस के एपिसोड नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर होते हुए देखा था कि हमारे भाई को हेऊ चेंग ने जहर दे के इंजर्ड कर दिया था और जहर के भाव को थोड़ा सा स्लो करने के लिए अपना भाई यहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करने लग जाता है, लेकिन अपने भाई से ज्यादा हो नहीं पा रहा था। तो अपना भाई यहाँ पर अपने बहन से यह कहते हुए बेहोश हो जाता है कि मेरे लिए जाकर राइस लेकर आओ, तब शायद से मैं इस जहर का कुछ इलाज वगैरह कर पाऊंगा। जो सुनने के बाद लिंजू यहाँ पर अपने टूटी हुई तलवार को देखती है और उस वाले मोमेंट को याद करने लग जाती है जब लिंजू अपने शॉर्ट को लेकर मास्टर की तरफ बढ़ने लगती है अटैक करने के लिए, लेकिन तब तो मास्टर ने बस अपनी 2 उंगली की मदद से ही उसकी शॉर्ट को तोड़ दिया था। फिर इसके आगे हमारे को देखने को मिलती है कि लिंजू के पास राइस खरीदने के लिए ज्यादा पैसे न होने के कारण वो अपनी टूटी हुई तलवार को ही बेच देती है। और फिर जब लिंजू इसी पैसे से राइस खरीद कर जा रही थी तभी हमारे को देखने को मिलती है कि यहाँ पर एक शराबिया के धर्म से हमारे लिंजू पे गिर जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर सारे के सारे राइस लिंजू के हाथ पर से जमीन पर गिर गया था। जो देखकर ये शराबी बंदा यहाँ पर पहले तो सारे के सारे राइस को पाउच के अंदर भरता है, फिर इसी में ही उल्टी कर देता है। जो देखने के बाद लिंजू तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में कर इस बंदे को एक जोर से लात दे मारकर होटल की तरफ निकल पड़ती है। और फिर जैसे ही लिंजू यहाँ पर होटल पे आके उस कमरे में घुसने वाली थी जिस कमरे के अंदर के अपना भाई भी था, और तभी पीछे की तरफ से वही शराबी वाला बंदा कि लिंजू को एक टेक्निक की मदद से पूरी तरीके से पैरालाइज कर देता है। फिर लिंजू को यहाँ पर अपने भाव में लेकर कमरे के अंदर घुस के अपने भाई को नीचे फेंक कर लिंजू को बेड के अंदर सुला देता है। एंड इसके आगे हमारे को यहाँ पर सीधा सुबह की सीन दिखाई दे जहाँ पर क्या हमारा भाई भी अब पूरी तरीके से होश में आ चुका था और अपना भाई यहाँ पर उठते साथ ही अपने बहन को देखता है जिसके छत्ती पे की एक बंदा हाथ रख के सोया हुआ था। जो देखते साथ ही अपना भाई तो यहाँ पर काफी गुस्से के साथ चिल्लाने लगता है और इसी के साथ यहाँ पर सीन कट ऑफ होता है और हमें दिखाई देता है कि ये तीनों ही कैरेक्टर्स एक जगह पर एक साथ बैठा हुआ था और यही पे अपना भाई बैठकर उस शराबी वाले बंदे को काफी गुस्से के साथ धमकी देते हुए कह रहा था कि आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बहन के साथ अजीब बदतमीजी वाली हरकतें करता है। जो सुनकर लिंजू यहाँ पर अपने भाई को शांत करते हुए कहने लगती कि नहीं, तुम जो समझ रहे हो वैसे कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर कल रात को जो कुछ भी हुआ था फ्लैशबैक के थ्रू लिंजू यहाँ पर अपने भाई को समझाने लगती है कि कल रात को ये शराबी वाला बंदा मेरे को बेड में सुलाकर तुम्हारे पास ही चलाया था तुम्हें देखने के लिए कि तुम किस तरह से इंजर्ड हुई हो, और फिर जब तुम्हें देखने के बाद उसको मालूम पड़ा कि तुम्हें तो असल में जहर दिया गया है तब वो पूरी रात जगकर तुम्हारा इलाज करता रहा और फिर तुम्हारा इलाज खत्म होती ही वो बेड की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है सोने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा नशे में धुन होने के कारण सिर्फ उसका हाथ ही बेड तक पहुंच पाए और वो भी मेरे छत्ती पर। जो सुनते साथ ही ये दोनों एक साथ मजाक करते हुए कहने लगते कि क्या कहा, छत्ती पर। और इसी बात पे लिंजू भी यहाँ पर उन दोनों को ही एक साथ दो चमाटे दे मारती है और फिर अचानक से एक बक्से के साथ वही वाला बंदा आता है जिससे कि लिंजू ने अपनी टूटी हुई तलवार बेची थी एंड ऑब्वियसली इस बक्से के अंदर लिंजू की वही टूटी हुई तलवार थी जो कि यह बंदा यहाँ पर लिंजू को वापस करते हुए बोल रहा था कि तुम लोगों के लिए मेरा बॉस स्टोन ब्रिज की तरफ इंतजार कर रहा है, तुम लोगों को जाना ही होगा। जो सुनने के बाद तो ये तीनों ही यहाँ पर एक साथ ही चलाता है स्टोन ब्रिज की तरफ जहाँ पर कि ज्वांगलिंग और हेऊ चेंग भी आया हुआ था अपने पूरे फौज के साथ और यहाँ पर उन लोगों के साथ एक और काफी खतरनाक सा कैरेक्टर भी आया हुआ था जो कि अपने आप को किंग ऑफ हेल दीजिया कह के इंट्रोड्यूस कराता है, जिन लोगों को देखने के बाद वही शराबी वाला बंदा जिसको कि हमारे सामने यहाँ पर जेंग जिफन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो यहाँ पर बोल रहा था कि तुम दोनों आखिर हो कौन जिसके वजह से कि यहाँ पर किंग ऑफ हेल खुद से तुम्हारे पास चला आया है। जो सुनने के बाद अपना भाई बोलता है कि किंग ऑफ हेल अब ये कौन है, जिसकी रिप्लाई में जेंग जिफन यहाँ पर कहने लगता है कि मिस्टीरियस डार्कलैंड के अंदर कई सारे मास्टरमाइंड मास्टर्स अवेलेबल है जिनमें से सबसे पहले ही आता है एम्परर जिसके बाद है ग्रैंडमा मिंग प्लस वाटर एंड फायर एम्परर्स और इसी के साथ पांचों के पास हेल ऑफ किंग्स भी जिनमें से ये बंदा भी एक है। और यहाँ पर इन लोगों की ये सारी बात सुनने के बाद किंग ऑफ हेल खुद से बोलता है कि क्यों ना हम लोग हमारे काम शुरू करें अगर तुम लोग का बकबक खत्म हो गया है तो। जो सुनने के बाद ही अपना भाई यहाँ पर से आगे निकल जाता है उसके साथ भिड़ने के लिए, लेकिन जेंग जिफन उसको रोकते हुए कहने लगता है कि अभी इस एपिसोड का स्टार मैं हूँ और मैं इसके साथ लड़ेगा, समझा। और ये कहने के बाद ही जेंग जिफन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए किंग ऑफ हेल को बिना किसी डिटर्जेंट पाउडर के ही उछल कर धोता है और पीछे की तरफ अपना भाई जाके हेऊ चेंग से भिड़ता है और लिंजू तो यहाँ पर अकेले ही सारे के सारे गाज को ढेर कर रही थी। पर इन तीनों की यह ताकत देखने के बाद तो किंग ऑफ हेल यहाँ पर से उन लोगों को ग्रेट करते हुए यहाँ पर से हार मान के चला जाता है और उन लोगों के यहाँ पर से जाने के बाद जेंग जिफन अपने सीक्रेट वेपन्स को उठाते हुए कहने लगते कि अगर हम लोग चाहते तो उन लोगों को काफी आसानी से हरा सकते थे, लेकिन देखना कि वो लोग अगली बार जरूर से अपनी पूरी ताकतवर फौज को ही लेकर आएगी, इसलिए हमें जाकर कोई अच्छी जगह पर छुपना होगा। पर लिंजू तो यहाँ पर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसके वेपन्स की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगती कि ये बहुत ही कमाल की है, मुझे देखने के लिए दो। तो जेंग जिफन यहाँ पर उसके हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहने लगते कि ये बहुत ही खतरनाक वेपन्स है, इससे तुम्हारा डेथ भी हो सकता है, इसको सुना मत, समझे। जो सब देखते हुए अपना भाई पीछे से कहता है कि अबे वो सब तो ठीक है लेकिन तू मेरे को ये बता कि आखिर तू कब तक मेरी बहन के हाथ ऐसे ही पकड़ रहेगा। जो सुनकर जेंग जिफन यहाँ पर उसके हाथ छोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहने लगते कि माफ करना मुझे
तो इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। फिर यहाँ पर से सीन काट ऑफ होकर हमें बाकी के 4 किंग ऑफ हेल्स को भी दिखाए जाते हैं, जिनके पास की ग्रैंडमा मैंग चिट्ठी भेजकर ये बता रही थी कि तुम्हारा एक भाई मास्टर यंग शू के 2 स्टूडेंट्स के पीछे गया हुआ है ड्रैगन स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए, तो तुम लोगों को भी फटाफट से वहाँ पर जाना होगा तुम्हारा 5वां भाई की मदद करने के लिए। और फिर यहाँ पर से हम लोग हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो कि एक साथ यहाँ पर एक होटल पे बैठा था। और यहाँ पर जेंग जिफेन बोल रहा था कि आखिर तुम दोनों जा कहाँ पर रही हो, अगर हम दोनों का जाने का मकसद एक नहीं हुआ तो हम लोगों को एक साथ रहकर फायदा क्या होगा। इसकी रिप्लाई में अपना भाई यहाँ पर कहता है कि हम लोग हमारे मास्टर के कहने पे कैंगमिंग वैली के जोंगनिंग माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। जो सुनकर जेंग जिफेन भी यहाँ पर कहता है कि वो ओके ही कोइंसिडेंस है, मैं भी तो वही बार ही जा रहा हूँ। और अब ये सुनकर लिंजू कहती कि वो ओके ही बात है, तो क्यों ना हम लोग एक साथ चले, चलो एक साथ ही चलते हैं हम लोग। एंड ये सुनने के बाद अपना भाई यहाँ पर बोल उठता है कि वाह मेरी बहन इतनी खरूस और आकड़ू में से इतनी स्वीट कब से बन गई बे। एंड ये सुनने के बाद तो यहाँ पर लिंजू यहाँ पर पूरी तरीके से गुस्से में अपने भाई के ऊपर ही खाने की पूरी प्लेट उल्टी करके गिरा देती है। फिर इस हरकत के बाद अपना भाई यहाँ पर बोलते है कि देख लो भाई मेरी बहन की हरकत है, क्या तुम अब भी हमारे साथ जाना चाहते हो। और तभी जेंग जिफेन यहाँ पर अचानक से बोल उठते है कि वाह इतनी अच्छी खुशबू कहाँ पर से आ रही बे, तेरे पास कौन सी शराब है। फिर इसके आगे हमारे को यहाँ पर देखने को मिलती है कि अपना भाई और जेंग जिफेन तो यहाँ पर पूरी तरीके से नशे में धुन हो चुका था, यहाँ तक कि अपना भाई तो यहाँ पर नशे में पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। और जेंग जिफेन तो यहाँ पर बस किस तरीके से होश में रह के लिंजू के साथ बदतमीजी वाले हरकतें करने लग जाता है कि चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे देना, ले दे दिया मेरे साथ चल, मैं दूंगा तुझे जी भर के दूंगा, चल मेरे साथ। और बेचारा यहाँ पर नशे में धुन तो था ही, उसको यहाँ पर समझ में नहीं आती कि उसके साथ आखिर चल के रहा है यहाँ पर। तो जब जेंग जिफेन सुबह नींद से उठता है तब उसको देखने को मिलता है कि उसके अगल बगल 2 अगली वुमेन्स सोई हुई है। तो जेंग जिफेन यहाँ पर लिंजू और अपने भाई से पूछता है कि आखिर मेरे साथ कल रात को हुआ क्या था मेरे नशे में धुन होने के बाद। इसकी रिप्लाई में लिंजू यहाँ पर कहने लगती कि कल रात को नशे में धुन होने के बाद मेरा भाई तो सो गया था, लेकिन तुम मेरे साथ बदतमीजी वाला हरकत भी करने लग गया था, बिल्कुल इस तरीके से जिस पोजीशन में अभी तुम दोनों हो। जो देखकर ये दोनों के दोनों अगली वुमेन्स यहाँ पर है तुम्हारे को उठाकर लेके गया कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ वो मेरे को नहीं मालूम। और तभी यहाँ पर दोनों के दोनों अगली वुमेन्स नींद से जग जाती है, जिसके बाद कि हमारे को देखने को मिलते है कि जेंग जिफेन को यहाँ पर ये दोनों ही अगली वुमेन्स जोर जबरदस्ती से पकड़कर ठूस ठूस के खिला रही थी। और लिंजू यहाँ पर उन दोनों से ही सवाल करते हुए पूछती है कि क्या मैं आप लोगों की नाम जान सकती हूँ, आप लोग आखिर है कौन। जिसकी रिप्लाई में मोटी वाली बादसूरत औरत कहती कि मेरे नाम है चिंग गुओ और मेरे साथ ये है मेरी छोटी बहन चिंग चेंग। और तभी जेंग जिफेन यहाँ पर अचानक से गुस्से के साथ खड़ा होकर कहने लगते कि जल्दी से सच सच करके बताओ कि कल रात को हमारे बीच आखिर हुआ क्या था। वैसे तो मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम दोनों मेरे को मजबूर मत करो, दोनों बादसूरत औरत है समझे। जो सुनते साथ ही चिंग गुओ यहाँ पर जेंग जिफेन को पकड़कर जिस तरीके से हल्क ने थोर को धोया था उस तरीके से धोती है यहाँ पर। फिर ये दोनों ही यहाँ पर जेंग जिफेन को पकड़कर खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगती है कमरे के अंदर। जो देखकर लिंजू को उसके लिए काफी फिक्र होने लगती है। तो अपना भाई कहता है कि अबे मैं तेरा भाई हूँ, मेरे लिए तो कभी तूने इतने परवाह नहीं किया, तो उसके लिए क्यों कर रहा है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो एंड व्हाट्स अप अमिगास, आज के वीडियो में मैं तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करूंगा बुलियंगरन बेड का इसके एपिसोड नंबर 3 को। और ये वाला एपिसोड स्टार्ट होते ही हम लोग हमारे हीरोइन को देखते हैं, जो कि एक पहाड़ी जगह पर कहीं पर बैठ के मेडिटेशन कर रही थी। बट यहाँ पर तो अपना हीरोइन पूरी तरीके से अपने मेडिटेशन में फोकस ही नहीं कर पा रही थी यार, बिकॉज उसको याद आ रही थी वो सारे कन्वर्सेशन जो कि उसने करी थी अपने भाई से फर्स्ट इनकाउंटर होते ही लगते कि प्यार में गिर गई है अपना लोंडी। खैर फिर यहाँ पर एक लड़की आते हुए कहती कि तुम्हारे को हमारे एम्पेरर्स बुला रही है, जाओ जाके पहले उनसे बातचीत कर लो। जो सुनते साथ ही यहाँ पर से हमारी हीरोइन चली जाती है अपने एम्पेरर्स के पास, जहाँ पर की वो झुकते हुए कहती कि कहिए मैडम आपकी क्या ऑर्डर है। तो एम्पेरर्स यहाँ पर कहती कि अभी के टाइम पे डार्क मिस्ट्रेस क्लैन के सारे लोग मिलकर एक ही बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है, देखकर पहचानने की कोशिश करो क्या इसने तुम्हारा जान बचाया था। तो अपना हीरोइन भी यहाँ पर कहती कि हाँ यही वो लड़का है जिसने की मेरी जान बचाया था, वही मशरूम को खिलाकर जो कि मैं आपके लिए लाने के लिए गया था। जो सुनकर एम्पेरर्स यहाँ पर कहती कि हमारे सूत्रों से पता चला है कि इस लड़के के पीछे डार्क मिस्ट्रेस क्लैन के लोगों को छोड़कर भी टोंगवेंग गुआन के क्लैन के लोग भी भरा हुआ है। तो इसीलिए ही मुझे ऐसा लगता है कि इस मैटर को और यंग शू वाला ड्रैगन स्वॉर्ड के मैटर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है। तो अब इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम जाकर मेरे लिए इस लड़के को सबसे पहले मेरे पास पकड़ के लाओ। इसके बाद की यहाँ पर सीन काट ऑफ होता है और हमें एक लॉर्ड टाइप के बंदे को दिखाई देते हैं, जहाँ पर उसका एक सर्वेंट है कहता है कि इन लोगों का क्या करना है माय लॉर्ड। जिसकी रिप्लाई में ये लॉर्ड टाइप का बंदा बोलता है कि इन लोगों को बस एक काम दिया गया था, मेरे बेटे को सही से ध्यान में रखना है, लेकिन ये लोग एक काम भी सही से नहीं कर पाया, तो इन लोगों को इसका सजा तो मिलना ही चाहिए। जो सुनते साथ ही यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर इन सारे लोगों को सांप के गड्ढे में फेंक देता है। इसके बाद भी यहाँ पर से भी सीन काट ऑफ होता है और हमें देखने को मिलता है फायर मजिस्ट्रेट और वाटर मजिस्ट्रेट। हाँ भाई इन दोनों का नाम यही है, पहले मेरे को मालूम नहीं था तो मैंने बोल दिया था कि रेड एम्पायर और ब्लैक एम्पायर, बट अब मेरे को मालूम है तो सुन लो इन लोगों का नाम यही है फायर मजिस्ट्रेट और वाटर मजिस्ट्रेट। जो दोनों ही यहाँ पर ग्रैंडमा मैंग को ग्रेट करते हुए कहते हैं कि बताइए कि आपने मेरे को यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा मैंग एक छोटा सा वर्ड के थ्रू इस सीरीज का जो असली प्लॉट है उसको रिवील करती है, एंड दैट वाज बैड गाइज। ग्रैंडमा मैंग यहाँ पर आगे और बता दिया कि जो लू तियानजी और मास्टर यांग शिउ है वो दोनों ही बैड गाइज ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के मेंबर्स थे। और बैड गाइज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हर एक मेंबर सिर्फ और सिर्फ अपने एम्पायर की बात ही सुना करता था। लेकिन 30 साल पहले ही
अचानक से बैड गाइस के पूरी ऑर्गेनाइजेशन और बैड गाइस के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे ही यहाँ पर गायब हो गया था। जिससे हुआ ये है कि चेंगेंग सिटी के अंदर कई सारे क्लैन के लोग एक साथ मिलकर घुस गया विद्रोह करने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद तो उन सभी लोगों को वहाँ पर से एक चांदी का सिक्का भी नहीं मिला था और एक अफवाह जरूर से फैल गया था ड्रैगन स्वॉर्ड और उसकी ट्रेजर्स को लेकर, जिसे हासिल करने के लिए अब तक बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा दिया है। लेकिन सच बात तो यही है कि जो ड्रैगन स्वॉर्ड को लेकर एक अफवाह फैला है वो पूरी तरीके से झूठ है। मतलब कि ये ड्रैगन स्वॉर्ड है ये तो बस लोगों को बहला फुसलाने के लिए अफवाह फैला गया है, जबकि उस स्वॉर्ड का असली नाम है लुंगवान स्वॉर्ड और उसका नाम इसीलिए बदला गया है ताकि उसका जो असली वारिस है वो सही से सेफ रह सके। जो सब सुनकर फायर मजिस्ट्रेट और ऑर्डर मजिस्ट्रेट कहती कि हाँ तो आपको कैसे पता है कि लुतियन जी और मास्टर यांगशिउ दोनों ही बैड गाइस के मेंबर्स है। इसकी रिप्लाई में ग्रैंडमा मैंग कहती कि ऐसा इसीलिए बिकॉज मैं 30 साल पहले उन लोगों का दोस्त हुआ करता था और 30 साल पहले ड्रैगन स्वॉर्ड को महल में छुपाकर पूरा बैड गाइस ऑर्गेनाइजेशन गायब तो हो गया था, लेकिन 8 साल पहले पता नहीं कहां से लुतियन जी ड्रैगन स्वॉर्ड को लेकर अचानक से प्रकट हो गया और उसी का रक्षा करते हुए मारा जा चुका है और अब वो स्वॉर्ड उसी के दोस्त यांगशिउ के पास है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बैड गाइस के कमबैक काफी जल्दी होने वाला है। और ऊपर से यांगशिउ तो है ही जिसका रहते मेरा एक बहुत ही बड़ा डर है कि मार्शल आर्ट की दुनिया में फिर से कुछ खतरनाक होने वाला है। और इतना कहते साथ ही यहाँ पर से सीन स्विच होता है और हमें देखने को मिलता है हमारे मास्टर यांगशिउ, जिनके पास की यहाँ पर एक मास्क पहना हुआ मिस्टीरियस सा बांधा था, जिन्हें देखकर मास्टर यांगशिउ कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैं ली जिंगजियान को ऑलरेडी कैंगबिंग वैली की तरफ भेज चुका हूँ और तुम्हें याद है ना कि टांग डायनेस्टी पहले ही खत्म हो चुका है और बैड गाइस के सारे लोग भी बिखर चुके हैं। जो सुन के ये मास्क पहना हुआ मिस्टीरियस सा बांधा यहाँ पर काफी खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहने लगता है कि क्या कहा, बैड गाइस के सारे लोग बिखर चुके हैं। एंड फिर ये यहाँ पर एक काफी खतरनाक सा आइकॉनिक सा डायलॉग कहता है जिसे कि तुम इस सीरीज की बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंडिंग तक हर जगह पर सुनने वाले हो। एंड दैट आइकॉनिक डायलॉग वाज वन डे अ बैड गाइस ऑलवेज अ बैड गाइस। इसको याद रखना, ठीक है। खैर ये बंदा आगे और बोलता है कि मैं तुम्हें 8 सालों से पूछते हुए आ रहा हूँ कि तुमने उसको पिछले 8 सालों से मार्शल आर्ट क्यों नहीं सिखाया। मास्टर यांगशिउ कहते कि क्योंकि ऐसा हालत ही नहीं क्रिएट हुआ। यह बंदा बोलता है कि हाँ तो फिर तुमने उसको छुप छुप के क्यों सीखने दिया और ऊपर से तुम पिछले 30 सालों से इन सब से भागने में ही कोशिश करने में लगा हुआ हो, क्यों आखिर ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन रीजन चाहे कोई सा भी क्यों ना हो तुम इससे बिल्कुल ही भाग नहीं सकते बिकॉज वन डे बैड गाइज ऑलवेज अ बैड गाइज। लेकिन फिर भी अगर तुम इन सब से आजाद होना चाहते हो तो तुम्हारे को मैं एक आखिरी काम सौंपता हूँ, अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हारे को इन सब से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। और ऐसा कहते हुए यह बंदा यहाँ पर मास्टर यांगशिउ की तरफ एक चिट्ठी को थ्रो करता है, शायद इसी में लिखा होगा कि मास्टर यांगशिउ का आखिरी काम क्या होगा। जिसके बाद की ये मिस्टीरियस सा मास्क पहना हुआ बंदा यहाँ पर से निकल जाता है और चला आता है एक मिस्टीरियस सा महल जैसे दिखने वाली जगह पर। और यहाँ पर आने के बाद वो एक मैसेंजर को बुलाते हुए कहता है कि समय आ चुका है, जाओ जाकर यांगशिउ के स्टूडेंट की मदद करो और चाहे जो भी क्यों ना हो जाए उसे यहाँ पर सही सलामत लेकर आओ। एंड इसके बाद की यहाँ पर सीन काट ऑफ होता है और हमें देखने को मिलता है अब करके रही है दोनों यार, मेरा तो चैनल बंद करवा देगा ये दोनों मिलकर। खैर इनको यहाँ पर जो कुछ भी करना है करने देते हैं। हम लोग फाइनली बढ़ते हैं हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स के तरफ, जहाँ पर की ये सारे लोग एक साथ मिलकर कैंगबिंग वैली की माउंटेन की तरफ ही जा रहा था। और यहाँ पर जेंग जिफन की हालत तो भाई लिटरली इन दोनों औरत के बीच काफी ज्यादा खराब हो रखा था। और यहाँ पर चेंग यू जेंग जिफन से सवाल करते हुए पूछते कि आखिर तुम्हारी चेहरे की सालों बढ़ती जैसे हालत किसने बनाया है। जो सुनने के बाद जेंग जिफन को यहाँ पर कल रात को जो कुछ भी हुआ था वो सारा कुछ याद न लगता है। जहाँ पर की वो काफी ज्यादा पीने की वजह से ड्रंक हो रखा था और वो अपने कमरे में जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसका नजर चला जाता है लिंजू के कमरे की तरफ। और ये ढरकुल्लर तो यहाँ पर लिंजू के कमरे के अंदर झांकने लगता है, जहाँ पर की उसको देखने को मिलता है कि लिंजू तो यहाँ पर नहा रही है। जो देखने के बाद तो लिटरली उसके दोनों के दोनों आंखें फट के फट रह जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर चलाता है अपना भाई, जो कि यहाँ पर बोलता है कि अभी तू ऐसे देख के रहा है यार, जरा मैं भी तो देखो। और जैसे ही वो देखता है कि अंदर क्या है फिर तो उसका पूरा दिमाग कहीं दही हो जाता है और वो जेंग जिफन को लिटरली लात मारकर कुत्ते की तरह धोता है। लेकिन अपने भाई को तो यहाँ पर कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि अपने भाई ने कल रात को बहुत ज्यादा पी रखा था। तो जेंग जिफन यहाँ पर अपने भाई को बुलाते हुए कहते हैं कि जरा तुम मेरे साथ आना, मेरे को तुमसे थोड़ा सा वॉइस टॉक करना था। फिर जेंग जिफन यहाँ पर अपने भाई को पूरी तरीके से इज्जत देते हुए कहते हैं कि बिग ब्रदर ली, अब जबकि मैंने आपके बहन को नहाते समय पूरा खोल के देख ही लिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी बहन की पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, वरना मैं भी तो किसी हरामी कुत्ते की तरह लगूंगा ना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बहन की पूरी जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, मेरी आखिरी सांस तक। जो सब सुनकर अपना भाई यहाँ पर बोलता है कि अबे साले कुत्ते, पहले तो तू मेरे को ये बता कि आखिर तू मेरे बहन को नहाते हुए देखा कब। इसके रिप्लाई में जेंग जिफन यहाँ पर बोलता है कि अभी कल रात को तो देखा था मैंने, जिसकी वजह से तुमने तुम्हारे को इससे कुत्ते की तरह धोया था, देखा मेरी हालत कैसा बना दिया तुमने। और अब ये सुनने के बाद तो अपना भाई यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्से में आके जेंग जिफन को पकड़ कर धोने लगता है फिर से। जो सब देखकर लिंजू दूर से कहती कि तुम दोनों आखिर ये करके रहे हो। तो अपना भाई यहाँ पर बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है मेरी बहन, हम लड़के लोग ऐसे ही एक दूसरे से प्यार चाहते हैं, दोस्ती यारी की। इसके बाद की ये सारे लोग यहाँ पर अपनी ट्रैवलिंग पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक होटल पर रुकती है, जहाँ पर लिंजू और अपना भाई तो अलग अलग कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जेंग जिफन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाते हैं ये दोनों बदसूरत औरत। इसके बाद की हम लोग हमारे भाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर सोया हुआ था, लेकिन तभी उसका छाती तोड़ के उसके सामने कोई आके गिर जाता है। और यहाँ पर से तोड़ फोड़ की आवाज सुनते साथ ही सभी लोग यहाँ पर भागते हुए चले
जाते हैं। और फिर इसके आगे हमारे को यहाँ पर सबसे पहले तो इस वाले कैरेक्टर का नाम मालूम पड़ता है जो कि है शांगवन युंके, लेकिन हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ इसको शांगवन कह के ही बुलाने वाले हैं क्योंकि भाई यार चाइनीज वालों का इतना बड़ा लंबा नाम कौन ही लेगा वाला। खैर फिर शांगवन यहाँ पर हमारे सारे कैरेक्टर्स को बताता है कि वो यहाँ पर सुसाइड करना चाहता था बिकॉज उसको कोई भी प्यार नहीं करता, कोई भी लाइक नहीं करता, और अपने भाई से कहने लगते कि लेकिन अब जबकि मैं मौत के मुंह से बचते हुए सीधा तुम्हारे पास ही आके गिरा, इसका मतलब कि मुझे अब मरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे अपना पसंद करने वाला इंसान मिल चुका है। इसका मतलब कि यहाँ पर सीधा सीधा हमारा भाई का बात ही हो रहा है, मतलब कि ये साला सीधा सीधा तो नहीं बोल सकता बट समझ जाओ जो भी है। एंड इसका यहाँ पर से हमारे को सुबह के सीन देखने को मिलते हैं जहाँ पर क्या हमारा भाई सोया हुआ था और जेंग जिफेन चुप चुप के आते हुए अपने भाई से गिरगिराते हुए कहने लगता है, ब्रदर ली प्लीज क्यों ना हम लोग उन दोनों बदसूरत औरतों को पीछे छोड़ के हम लोग हमारे रास्ते पे आगे निकल जाए। जो सुनकर अपना भाई ली जिंगजान यहाँ पर पहले तो मानता नहीं बट जेंग जिफेन की इतना गिरगिराते हुए देखने के बाद मान ही जाता है अपना भाई यहाँ पर। तो अब ये लोग यहाँ पर से डिसाइड कर चुका था कि ये तीनों ही यहाँ पर से निकल जाएंगे उन दोनों बदसूरत औरतों को पीछे छोड़कर, लेकिन फिर जैसे ही ये लोग यहाँ पर से दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं उन लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है शांगवन जो कि इतने टाइम से बाहर खड़े रहकर उन लोग के सारे बातचीत सुन रहा था, तो वो भी यहाँ पर उन लोग के साथ जाने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन अपना भाई तो यहाँ पर उसको अपने साथ आने के लिए मना कर देता है। जो सुनकर शांगवन यहाँ पर जोर जोर से चीखने लगता है, जो देखकर तो जेंग जिफेन की यहाँ पर पूरी तरीके से फट चुका था और वो यहाँ पर गिरगिराते हुए कहने लगते कि प्लीज चीखो मत, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे साथ चलो तुम। और ऐसा कहने के बाद ही जेंग जिफेन यहाँ पर शांगवन और लिंजू के हाथ पकड़कर किसी तरीके से उन दोनों बदसूरत औरतों को पीछे छोड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है, जहाँ पर की रास्ते पे जेंग जिफेन काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसके पीछे छूट गया था दोनों के दोनों अगली वुमेन से। बट अपना भाई का हालात यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो गया था क्योंकि अब उसके पीछे पड़ गया था शांगवन युंके। खैर अब इनके ये मस्ती मजाक में ही अचानक से रास्ते पे टपक पड़ता है हेलकिंग, हेउचेंग और जुआंगलिंग अपने पूरे टीम के साथ। और हेलकिंग यहाँ पर आते साथ ही कहने लगते कि तुम में से मास्टर यांगशु का स्टूडेंट कौन है, जो सुन के अपना भाई बोलते कि मैं हूँ मास्टर यांगशु का स्टूडेंट ली जिंगजान, बता कि मेरा क्या उखड़ लेगा तू। बट जेंग जिफेन तो यहाँ पर अपने भाई को रोकते हुए कहने लगते कि ब्रदर ली लास्ट टाइम हमारा फाइट अधूरा ही रह गया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग हमारी अधूरा मैच पूरा करें। बट अपना भाई तो यहाँ पर जेंग जिफेन की एक भी नहीं सुनता और जाकर हेलकिंग को धराधर धोने लगता है, जो देखकर जेंग जिफेन भी यहाँ पर रुकता नहीं बल्कि वो भी जाकर अपने भाई के साथ मिलकर डूट एक साथ ही हेलकिंग को काफी बुरी तरीके से धोने लगता है। और उन दोनों को यहाँ पर एक साथ हेलकिंग के ऊपर ऐसे भारी पड़ता देख हेउचेंग और जुआंगलिंग भी यहाँ पर आ जाता है, तो लिंजू भी यहाँ पर सीधा के पीछे जाती है जुआंगलिंग से, जहाँ पर की वो काफी गुस्से के साथ उसको गिराते हुए कहती कि आज तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगी। लेकिन उससे पहले ही हेउचेंग यहाँ पर क्या ग्रेनेड फेंक के मार के यहाँ पर से जुआंगलिंग को लेकर भाग जाता है और वहीं पर शांगवन अकेले ही उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया था। तो अब यहाँ पर बस हेलकिंग अकेला ही बचा हुआ है। तो हेलकिंग यहाँ बराबर के कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, इसके वजह से कि वो काफी ज्यादा घबराते हुए पीछे से लिंजू पे हमला कर देता है, जो देखकर जेंग जिफेन भी यहाँ पर मौका न गवाते हुए काफी आइकॉनिक तरीके से रोमांटिक वो में लिंजू को पकड़कर धीरे धीरे से घूमते हुए नीचे उतरता है। और अब जबकि यहाँ पर हेलकिंग सीधा अपने भाई के बहन के ऊपर ही हमला किया था, तो अपना भाई यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, इतना ज्यादा कि वो यहाँ पर हेलकिंग को गुस्से में इतना ज्यादा पीटता है कि वो यहाँ पर से हिल भी नहीं पा रहा था। पर तभी यहाँ पर हेउचेंग और जुआंगलिंग के एक स्मोक ग्रेनेड फेंक के मार के हेलकिंग को यहाँ पर से भागा कर लेकर चला जाता है। और उन लोगों के यहाँ पर से जाने के बाद लिंजू यहाँ पर काफी स्वीट तरीके से जेंग जिफेन को बुलाते हुए कहती कि मिस्टर जेंग जरा सुनिए ना, आपने मेरी जान बचाई इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही ये दोनों यहाँ पर घुटते हुए एक दूसरे को नैन मटक्का करते हुए जा रहा था, जो सब देखकर अपना भाई कहते कि जेंग जिफेन तू फिर से मेरी बहन पर लाइन मार रहा है, तेरे को याद नहीं कि मैं तेरी शक्ल को पहले की तरह फिर से आलू भरता जैसा बना सकता हूँ। और तभी शांगवन यहाँ पर जेंग जिफेन की सीक्रेट वेपन्स को उठाते हुए बोलने लगते कि ये तो मेरे को डोंगवेंगुआन की सीक्रेट वेपन्स की तरह ही लग रहा है, जो सुनकर अपना भाई यहाँ पर बोलते है कि डोंगवेंगुआन अब ये क्या चीज है भला। इसकी रिप्लाई में शांगवन बोलते है कि डोंगवेंगुआन भी डार्क मिस्टर्स क्लैन की तरह एक क्लैन है जो कि बिल्कुल उस तरीके से ड्रैगन स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है, जो सुनकर अपना भाई बोलते है कि जेंग जिफेन क्या ये सच है, अगर हाँ तो तुम यहाँ पर से जा सकते हो। तो जेंग जिफेन बोलता है कि ब्रदर ली तुम मेरे आंखों पे आंख डाल के बात करो, क्या मैंने तुम्हें कभी चोट पहुंचाने का ट्राई किया? नहीं, बल्कि उल्टा मैंने तुम्हारा जान बचाया था। तो लिंजू भी यहाँ पर जेंग जिफेन की थोड़ा सा साइड लेते हुए कहती कि हाँ ब्रदर ये सही कह रहा है, इसने कभी भी हमें धोखा नहीं दिया बल्कि हमारे साथ रहकर हमारा मदद किया है, तो हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन अपना भाई तो यहाँ पर किसी की एक नहीं सुनता और बोलता है कि अगर तुम और तुम्हारे क्लैन सच में ड्रैगन स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है तो बस यहाँ पर से निकल जाओ तुम। जो सुनकर जेंग जिफेन और कर भी कह सकता था, यहाँ पर से उन लोग को अलविदा कहते हुए एक घोड़े पे सवार निकल जाता है। इसके बाद कि हम लोग यहाँ पर से देखते हैं हेउचेंग, जुआंगलिंग और हेलकिंग को, जहाँ पर की हेलकिंग पूरी तरीके से घायल था और इसी का फायदा उठाने के लिए हेउचेंग और जुआंगलिंग यहाँ पर हेलकिंग को धक्का देकर फेंक देता है काफी बड़ा सा चट्टान के सामने, जहाँ पर की वो दोनों ही यहाँ पर हेलकिंग की पूरी ताकत को सोख लेता है और उसको जान
जान से मार डालता है और उन लोगों का यहाँ पर से काम होते साथ ही ये दोनों ही यहाँ पर से निकल जाता है और उनके यहाँ पर से जाते ही यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, अपना हीरोइन की, जो कि यहाँ पर आते साथ ही हेल किंग की डेड बॉडी को ऐसे भरा हुआ देख लेती है। और इसके बाद की यहाँ पर से हम लोग देखते हैं जेंग जिफेन को, जो कि बेचारा यहाँ पर शराब पीते हुए काफी ज्यादा मदहोश हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर तू से बस लिंजू की यादें सताया जा रहा था। पर तभी यहाँ पर उसके टेबल के सामने एक छोटा में आके बैठ जाता है, जिसे की देखते साथ ही जेंग जिफेन यहाँ पर खड़ा होकर उसके अगेंस्ट फाइट करने लग जाता है। और फाइट के बीच में ही यहाँ पर एक और काफी बड़ा सा मॉन्स्टर से दिखने वाला बंदा के आटा पकता है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर जेंग जिफेन पर एक काफी जोर सा मुक्का दिया मारता है, जिसे कि जेंग जिफेन बस किस तरीके से रोक लेता है। और फिर हमारे को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि ये दोनों ही असल में जेंग जिफेन के अंकल्स है, छोटा वाला 9th अंकल, बड़ा वाला 10th अंकल, जो दोनों ही यहाँ पर जेंग जिफेन के डैड के कहने पर उसको उसके घर पे लेने के लिए आया है। और इसके आगे हम लोग सीधा जेंग जिफेन को उसके डैड के सामने खड़ा होकर माफी मांगते हुए देखते हैं, क्योंकि जेंग जिफेन यहाँ पर बिना कुछ कहे ही बहुत दिनों से गायब था। लेकिन उसका बाप तो बोल रहा था कि टोंगवेंगुआन पर हर किसी को सजा भुगतना ही होता है, पर तुम मेरे बेटे हो, तुम्हें सजा तो नहीं दिया जा सकता, पर तुम्हारे बदले तुम्हारे सबसे प्यारे सर्वेंट को सजा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर से जेंग जिफेन के सर्वेंट को पकड़कर मौत के कुएं में फेंक दिया जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं लिंजू को, जो कि अपने भाई के ऊपर काफी ज्यादा नाराज था, क्योंकि जेंग जिफेन को उसने यहाँ पर से भगा दिया था। तो शांगुआन यहाँ पर बोलते हैं कि तुम लोगों को ये सब छोड़ के अपने रास्ते पे ध्यान देना चाहिए, वरना तुम लोगों को ज्वांगनिंग माउंटेन्स की तरफ जाने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। जो सुनकर अपना भाई बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि हम लोग ज्वांगनिंग माउंटेन्स की तरफ ही जा रहे हैं, हमने तो तुम्हें कभी बताया नहीं। इसके रिप्लाई में शांगुआन बोलते हैं कि हाँ, मुझे ये बात पहले से ही पता था, क्योंकि मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ, जो कि मैं तुम लोग को बता नहीं सकता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ हो जाएगा। जो सुनकर अपना भाई यहाँ पर सोचता है कि ये शायद से उन लोगों में से होगा जो कि ड्रैगन स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है। तो इसी बात पे यहाँ पर अपना भाई शांगुआन को एक काफी जोर से मुक्का दे मारता है। एंड फिर ये लोग यहाँ पर से चले आते हैं रेस्टोरेंट के अंदर कुछ खाने पीने के लिए। और यहाँ पर एक छुटकू मियां होता है, जो कि यहाँ पर काम करता है, और ये यहाँ पर ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बके जा रहा था। तो अपना भाई यहाँ पर उसका बाल खींचते हुए बोलने लगते कि तू ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में कैसे जानता है, मेरे को बता। इसके रिप्लाई में छुटकू मियां बोलता है कि मैं तो उसके बारे में बस कुछ रूमर सुना है, उसके अलावा कुछ नहीं पता मेरे को, कि कुछ लोग मिलकर यांगशू नाम के एक बंदे पे जाकर हमला करने वाला है उससे ड्रैगन स्वॉर्ड को छीनने के लिए। जो सुनकर अपना भाई बोलता है कि हम लोग हमारे प्लान कैंसिल करने वाले हैं और हम लोग जाने वाले हैं ये देखने के लिए कि मास्टर सेफ है कि नहीं। फिर यहाँ पर से ये दोनों ही शांगुआन को पीछे छोड़कर मास्टर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर कि जाते समय बीच में ही रास्ते पे आके खड़ी हो जाती है अपना हीरोइन, जो कि यहाँ पर अपने भाई से बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाया था, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ, वहाँ पर मत जाना। तुम जा तो रही हो अपने मास्टर को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाके तुम खुद मरने वाले हो, क्योंकि वहाँ पर तुम जैसे ही जाओगे वहाँ पर तुम उनके ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि वहाँ पर होने वाला है चारों के चारों हेल किंग्स अपने पूरे टीम के साथ। जो मुझे तुमको बताना था मैंने बता दिया, आगे का तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें जाकर मरना है तो जाकर मर सकते हो। जो सब सुनकर अपना भाई बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जाकर हमारे मास्टर को बचाने ही वाले हैं। जो सुनकर अपना हीरोइन बोलती कि तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर से निकलती हूँ। बट अपना भाई पीछे से बुलाते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नाम जान सकता हूँ। इसकी रिप्लाई में अपना हीरोइन बोलती है कि तुम्हारे को मेरी नाम जानना है तो फिर सुनो, मेरे नाम है रॉक्सी। और ऐसे कहते हुए रॉक्सी यहाँ पर से निकल जाती है। और रॉक्सी की यहाँ पर से जाने के बाद अपना भाई बोल रहा था कि रॉक्सी कितनी प्यारी नाम है। जो देखकर लिंजू पीछे से कहती कि तुम्हें जाना है कि नहीं, अगर नहीं जाना तो रहो, मैं चलती हूँ। फिर ये दोनों ही यहाँ पर से फिर से अपने रास्ते पे आगे चलने लगता है। और फिर इसके आगे हम लोग यहाँ पर से देखते हैं हमारे मास्टर यांगशू को, जो कि अपने स्वॉर्ड को ऐसे घुमाते घुमाते हुए वार्म अप कर रहा था। और वार्म अप के बीच में ही हमें वो टाइम दिखाई देता है जहाँ पर कि मास्टर यांगशू काफी यंग हुआ करता था। और तभी यहाँ पर दरवाजा खोलते हुए लुतियन जी और वही मास्क पहना हुआ मिस्टीरियस सा बंदा आ जाता है। और इसे यहाँ पर देखते साथ ही मास्टर यांगशू यहाँ पर झुकते हुए बोलते हैं कि बैड गाइस के लीडर को मेरा ग्रेट है, और बोलते हैं कि आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। जो सुनकर ये मास्क पहना हुआ मिस्टीरियस सा बंदा बोलता है कि इसे दिखाई दे रहा है क्या, ये ओरिजिनली इसका नाम है लोंगवान स्वॉर्ड, पर हम लोग हमारे एम्परर के कहने पे इसका नाम बदलकर कुछ और रखने वाले हैं, क्योंकि जब हमारी रॉयल फैमिली और बैड गाइस ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से बिखर जाएगा तब ये स्वॉर्ड ही होगा जो कि हमारे को फिर से अलायंस करेगा, उसके थ्रू ही जो कि होगा इस स्वॉर्ड का असली वारिस। लेकिन तब तक तुम दोनों को ही उसको सेफ रखना होगा। और ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर मास्टर यांगशू को लोंगवान स्वॉर्ड सौंप देता है। और फिर सीधा यहाँ पर से हमारे को उस दिन का सीन देखने को मिलते हैं जब टांग डायनेस्टी के मेन सिटी पर विद्रोह छिड़ गया था, जहाँ पर की हजारों लोग बसे से ही मारे जा रहा था, जो सब की लुतियन जी और मास्टर यांगशू ऊपर खड़ा रहकर छुपते हुए देख रहा था। और फिर इसके कुछ देर बाद मास्टर यांगशू लुतियन जी से बोल रहा था कि मैं बैड गाइस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि टांग डायनेस्टी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और ऊपर से बैड गाइस का लीडर भी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, तो अब आखिर मैं किसे सर्व करूंगा। तो अब मास्टर यांगशू यहाँ पर लुतियन जी को ड्रैगन स्वॉर्ड सौंप के चला जाता है। इसके बाद की यहाँ पर से सीन आता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर की मास्टर यांगशू ड्रैगन स्वॉर्ड को खोलकर देख रहा था, और उन सारे मोमेंट्स को यहाँ पर मास्टर यांगशू बस याद करे जा रहा था। और इसके साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, एंड ये वाला एपिसोड यहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर कि इसका लास्ट एपिसोड बिल्कुल ही आके खत्म हुआ था। मतलब कि अपने भाई को मास्टर की तरफ जाते हुए वही सारे मोमेंट्स याद आ रहा था जब उस छुटकू ने जो भी कहा था, प्लस रॉक्सी ने भी आके वही सेम चीज कही थी। फिर जिन सारी चीजों को ये दोनों ही यहाँ पर सोचते हुए और भी ज्यादा तेजी से मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पर फिर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि उनके पीछे तो चारों के चारों हेल किंग, सेऊ चेंग और जुआंगलिंग भी आ रहा था, और उनके पीछे से आ रही थी रॉक्सी अपनी पूरी टीम के साथ, और उसके पीछे भी आ
रही थी जेंग जिफेन। मतलब कि ये सारे लोग यहाँ पर सेम तरीके से सेम डायरेक्शन पे जा रही थी, सेम चीज के लिए ही। खैर अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि लिंजो और अपना भाई ली जिंगजन दोनों ही अपने घर की तरफ पहुंच चुका था। पर यहाँ पर आने के बाद इनको तो यहाँ पर देखने को मिलते है कि इनके घर तो यहाँ पर पूरी तरीके से आग में जल रहा है। जो देखते साथ ही ये दोनों ही यहाँ पर अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है और मास्टर मास्टर कह के बेकाबू होकर चिल्लाने लगता है। पर फिर तभी यहाँ पर पीछे की तरफ से चलाता है चारों के चारों हेल किंग्स प्लस सेऊ चेंग और जुआंगलिंग भी। और ये लोग यहाँ पर आते साथ ही इन लोगों को धमकाने लगते है कि येंगशु कहाँ पर है बता दे और ड्रैगन स्वॉर्ड हमारे को सौंप दे, वरना हम लोग तुम दोनों को यहीं पे खत्म कर देंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि अपना भाई ये सुनने के बाद रुकने वाला है? नहीं, बल्कि वो सीधा अकेला ही जाकर हेल किंग्स के साथ फिर जाता है। एंड हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर की रॉक्सी अपनी पूरी टीम के साथ ही उन लोगों पे नजर रखी हुई थी। ना सिर्फ रॉक्सी बल्कि जेंग जिफेन भी यहाँ पर अपनी डोंगविंग गोन के क्लैन के लिए ड्रैगन स्वॉर्ड और उससे रिलेटेड ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए आई है। प्लस ऊपर के ही एक कोने में हम लोग शांगवन के साथ साथ मास्टर येंगशु को भी देख पाते हैं। और उधर को हमको क्या लग रहा था कि मास्टर येंगशु का काम खत्म हो चुका है, पर यह तो यहाँ पर छुपा हुआ है। जहाँ पर कि इनके बातचीत से हमारे को ये भी मालूम पड़ता है कि शांगवन भी बैठ गया इसका ही एक मेंबर है, जिसको कि जनरल से सीधा ऑर्डर मिला है येंगशु को सेफ रखने के लिए, जिसके वजह से यहाँ पर येंगशु को ये रोके जा रहा है नीचे जाने से। और बैठ गया इसका जनरल वही बंदा है जिसको कि हम लोग हमेशा एक मास्क के साथ अपने चेहरे को बस ऐसे छुपा कर रखते हुए देखते हैं। खैर अब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर कि अपना भाई ली जिंगजन अभी तक अकेले ही सर के सारे हेल किंग्स के साथ लड़े जा रहा है। पर फाइट के बीच में ही सबसे बड़ा वाला हेल किंग जो एक कांड करते है ना भाई, एक बहुत ही बड़ा सा खतरनाक से अटैक बोल देता है अपने मेन कैरेक्टर की तरफ। लेकिन इतनी खतरनाक से अटैक को खुद को सेक्रीफाइस करते हुए लिंजो पूरी तरीके से अपने ऊपर ही ले लेती है और फिर आखिर में ये कहते हुए बेहोश हो जाती है, ये मैंने तुम्हारे लिए किया, ये मैंने हमारे मास्टर के लिए किया, अब सब तुम्हारे हाथों पर है। और ये सर कुछ ऊपर से जेंग जिफेन और मास्टर दोनों ही देखते हुए बस खुद को किस तरीके से रोके जा रहा था। और तुम्हारे मन में जरूर से ये सवाल आ सकते हैं कि ये लोग ऊपर खड़े बस देख क्यों रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर इन सभी लोगों को आखिर में क्या होगा बस इससे मतलब है कि ये लोग आखिर में आके अपनी मतलब का फायदा उठा सके। खैर अब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ जहाँ पर क्या अब तो अपना भाई पूरा रेज में आ चुका था भाई, जहाँ पर क्या अब तो वो चारों के चारों हेल किंग्स को बस अकेले ही धोने लग गया था और वो भी धीरे वाले स्टाइल से, जिससे तो अब इनको तो समझ में आ चुका था कि ये लोग तो भाई इसके आगे टिकने से ही ना। इसके बाद कि तीनों मिलकर एक को ताकत देता है, जिस ताकत के मदद से कि ये लोग अपने भाई को यहाँ पर हारा ही देता है आखिरकार। और इसके बाद ली जिंगजन यहाँ पर बेहोश हो गया था, जो देखकर ये लोग कहते कि इस लड़के को जिंदा रहना होगा, हमें इसकी जरूरत है ड्रैगन स्वॉर्ड हासिल करने के लिए। तो हम लोग इस लड़के को अपने साथ ही लेकर जाते हैं, लेकिन इस लड़के को यहीं पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। पर इनमें से तो दो हेल किंग्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि क्यों न इस लड़के के मरने से पहले हम लोग इस लड़के की थोड़ा सा फायदा उठा ले। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर जैसे जकर लिंजो को अपने ओरों से छूने वाला था, पर तभी जेंग जिफेन यहाँ पर उसको एक पट्टा से हेडशॉट दे मारता है, जिससे कि सडनली वहाँ पर ही उसका काम पूरी तरीके से खत्म हो गया था। जो देखकर बड़ा वाला हेल किंग यहाँ पर डायरेक्टली जाकर जेंग जिफेन से भिड़ने लगता है। और तभी हम लोग पीछे की तरफ देखते हैं जहाँ पर की रॉक्सी अपनी पूरी टीम के साथ आके सभी की तरफ तलवार दग देती है और कहती कि ली जिंगजन सिर्फ हमारे साथ ही जाएगा, बाकी का तुम लोग चाहे जो भी कर लेना बाद में। और ऐसा कहते हुए ये लोग यहाँ पर से अपने भाई ली जिंगजन को किडनैप करके लेके चला जाता है। और वहीं पे हम लोग जेंग जिफेन को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि मिसलू अभी तक जिंदा है, इसीलिए मुझे बाकी सब छोड़ के बस इस पर ही फोकस करना चाहिए। एंड फिर जेंग जिफेन भी यहाँ पर से लिंजो को उठाकर यहाँ पर से फटक से भाग जाता है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं रॉक्सी और उसकी पूरी टीम को, जो लोग की यहाँ पर ली जिंगजन को उठाकर लेकर जा रहा था अपने साथ। और तब भी यहाँ पर शांगवाना के एक टेक्निक की मदद से सभी को यहाँ पर पैरालाइज करके बेहोश कर देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मास्टर यहाँ पर अपने साथ ली जिंगजन को उठाकर लेकर जा रहा था और रॉक्सी को अपने साथ लेकर जा रहा था शांगवान। कहाँ पर लेकर जा रहा है वो तो हमारे को बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग आते हैं डार्क मिस्टर्स क्लैन के अंदर, जहाँ पर हेल किंग्स अपने घुटनों पर बैठ के अपने मिशन पे फेल होने के लिए ग्रैंडमा मेंग से माफी मांग रहा था। पर ग्रैंडमा मेंग तो यहाँ पर कहती कि मुझसे नहीं बल्कि उससे माफी मांगो जिससे तुम्हें मांगना चाहिए। और फिर हमारे को यहाँ पर एक काफी खतरनाक सी एंट्री देखने को मिलता है कैरेक्टर की, जो कि होता है इस पूरे डार्क मिस्टर्स क्लैन के इकलौता एम्परर। लेकिन तभी यहाँ पर जिन कार्ड ऑफ हो जाता है और हमें देखने को मिलते हैं जेंग जिफेन, जो कि सीधा लेकर आया था लिंजो को एक होटल के अंदर, जहाँ पर लिंजो को बैठकर जेंग जिफेन काफी जल्दी में अपने हल्की में वाले टेक्निक के मदद से उसकी इलाज करना शुरू कर देता है, जिससे कि काफी देर बाद लिंजो को यहाँ पर होश भी आ जाती है। और लिंजो यहाँ पर होश में आते साथ ही पूछते कि ये हम लोग कहाँ पर है और सीनियर ब्रदर ली जिंगजन कहाँ पर है। स्क्रिप्ट लाइन में जेंग जिफेन यहाँ पर बोलता है कि उसे तो रॉक्सी उठाकर लेकर गया, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उन लोगों को उसकी खास जरूरत है। और अब जबकि लिंजो यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, तो जेंग जिफेन यहाँ पर खुशी मनाने के लिए होटल वाले से कहता है कुछ मस्त खाने पीने के साथ शराब भी भेजना, ठीक है? जो सुनकर लिंजो चिल्लाते हुए कहने लगती कि नहीं, तुम शराब नहीं पी सकते, जब भी तुम शराब पी लेते हो तब हमेशा ही तुम बेकाबू होकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो। पर जेंग जिफेन तो बोलता है कि अरे फिक्र मत करो यार, कुछ भी नहीं होगा, मैं तो बस सेलिब्रेशन ही मनाना चाह रहा हूँ तुम्हारा ठीक होने का। फिर इसके बाद पहले तो जेंग जिफेन यहाँ पर काफी ज्यादा खाना ठूसता है, फिर शराब भी ठूसता है जी भर के। और इसे यहाँ पर ऐसे रंग होता था कि लिंजो यहाँ पर सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज्यादा बुरी वाली फीलिंग आ रही है। और फिर जैसे ही यहाँ पर नशे में धुन जेंग जिफेन अपने सर घुमाकर लिंजो को देखते है, उसे जगह धर्म से पकड़ लेता है और ये यहाँ पर फिर
से पहले की तरह उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कि लिंजू यहाँ पर चिल्लाते हुए उसके पास में से भागने लग जाती है। और इसे भागदड़ के अंदर ये दोनों ही यहाँ पर एक साथ ही बिस्तर के ऊपर गिर जाते हैं। और यहाँ पर लिंजू अपनी तलवार लेने ही वाली थी, पर तभी जेंग ज़िफेन बोल उठता है कि क्यों, आखिर तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? जो सुनकर लिंजू कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि मैं भी। पर जेंग ज़िफेन तो यहाँ पर इसके आगे लिंजू को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता, बल्कि सीधा किस कर लेता है उसको। और हाँ, इसके आगे यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो ना बिरू। जिसके बाद की यहाँ पर सीन काट ऑफ होता है और हमें देखने को मिलते हैं मास्टर यांगशू, जो कि बस ऐसे चुपचाप ली जिंगजियान के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ पर कि ली जिंगजियान पूरी तरह के साथ मरा होकर बेहोश होकर पड़ा था। और तभी यहाँ पर चलाता है बैड गाइज के जनरल, जहाँ पर कि आते साथ ही मास्टर यांगशू से बोलने लगता है कि क्या मुझे तुम्हें इसके लिए तैयार करने की जरूरत है, अब जल्दी से काम पर लग जाओ, मुझे रातों रात इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर से बाहर निकल आता है। और फिर इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं शांगवान को, जिसके साथ ही हमारे को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि इन लोगों ने तो असल में रॉक्सी को यहाँ पर कैद करके रखा था। और ये यहाँ पर रॉक्सी को थोड़ी देर चिढ़ाकर बाहर जनरल के पास निकल आता है, जहाँ पर कि वो जनरल से कहता है कि क्या आपने सच में यांगशू से यही करने को कहा है, अगर इसमें इसकी जान चला जाए तो क्या होगा? इसके रिप्लाई में जनरल यहाँ पर बोलता है कि वो एक बैड गाइज का आदमी है और हमारा यही काम है कि अपने एम्पायर का अपने से भी ज्यादा संभाल कर हिफाजत करना, और अगर इसमें किसी का जान चला जाए तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? लगता है कि तुम भी यांगशू के साथ खुद को कुर्बान करना चाहते हो, है ना? और अब ये सुनने के बाद तो शांगवान यहाँ पर जनरल के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे गलती से भी ऐसी बात नहीं करना चाहिए था, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। और फिर यहीं पर से हम लोग आते हैं मास्टर और ली जिंगजियान के तरफ, और यहाँ पर हमारे मास्टर को यहाँ पर ली जिंगजियान को लेकर वो सारे मोमेंट्स याद रहने लगते हैं जो कि उन लोगों ने एक साथ बिताया था बचपन से लेकर अब तक। एंड यहाँ पर इन सारे मोमेंट्स को याद करते हुए मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा उदास होकर ली जिंगजियान को अपने सामने बैठा देता है, जहाँ पर कि मास्टर खुद से ही अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए एक प्रोसेस के थ्रू ली जिंगजियान के अंदर अपना सारा लाइफ सोर्सेज डाल देता है। इसके बाद जब ली जिंगजियान यहाँ पर होश में आता है, उसको यहाँ पर देखने को मिलता है कि मास्टर के अंदर का सारा लाइफ सोर्सेज गायब हो चुका है, और इसके साथ ही मास्टर का यहाँ पर डेथ हो चुका था। जो सब देखकर ली जिंगजियान को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पर हुआ क्या था। और तभी यहाँ पर जनरल के बोलने लगते कि तुम्हारा मास्टर एक हीरो था जो कि अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया तुम्हारी जान बचाने के लिए, उसने तुम्हारे लिए काफी लॉयली अपना जान गंवा दिया, क्योंकि आखिरकार वो भी तो एक बैड गाइज के ही आदमी थे। जो सब सुनकर अपना भाई बोलता है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मेरे लिए लॉयली जान गंवा दिया? जिसके रिप्लाई में जनरल बोलता है कि हाँ, आखिरकार तुम ही तो हो एक रॉयल फैमिली की एक असली वंशज, और तुम ही तो हो टांग डायनेस्टी के सबसे छोटा बेटा, अभी के टाइम पे गद्दी का बिल्कुल असली हकदार कहलाने वाला। टांग डायनेस्टी के एम्परर के टोटल 11 बेटा थे, जिनमें से कि सबसे छोटा वाला तुम हो, यानी कि 11वीं बेटा तुम हो, और तुम्हारी बाकी के भाइयों में से 9 भाई ही एक साथ ही कुर्बान हो गया था तब जब टांग डायनेस्टी के अंदर हर तरफ विद्रोह छिड़ गया था, और तुम्हारे 9 भाई एक साथ ही महल की हिफाजत करते समय अपनी जान गंवा दिया था। लेकिन तुम्हारा 10वीं भाई जो कि जुएन का बस एक कठपुतली बन के रह गया था, और फिर आखिर में आके उसे भी राजगद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना ही पड़ा, जिसके अगले साल ही वो किस तरीके से पता नहीं मारा जा चुका था। इसके बाद की आखिर में आके तुम्हारी फैमिली में बस तुम ही बचे रहते हो, और तुम्हें बाकी के लोगों के नजर में से बचाने के लिए तुम्हारी फैमिली के एक वफादार आदमी आके तुम्हें अपने साथ भागा कर लेके जा चुका था। फिर उस बुरे इंसान के साथ ही तुम दुनिया भर में इधर उधर घूमने लगे, जिसके बाद एक हादसे में आके तुम लोग मिलते हो मास्टर यांगशू से और लुतियन जी से, और फिर इसके आगे का तो तुम्हें पता ही होगा, लुतियन जी मारा गया और तुम डिसेबल बन गए मास्टर यांगशू के। और ये सारा कुछ सुनने के बाद ली जिंगजियान यहाँ पर बोलते है कि नहीं, मैं तुम्हारे बातों पर आखिर यकीन क्यों करूँ, और तुम हो कौन और तुम मेरे को ये सब क्यों सुना रही हो? इसके रिप्लाई में जनरल बोलता है कि अगर तुम्हें सारा कुछ जानना है तो तुम्हें मेरे बारे में सारा कुछ डिटेल में सुनना होगा, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। ये बहुत ही पहले की बात है, जब टांग डायनेस्टी बस स्टार्टिंग के समय में था। उस टाइम पे वॉरलॉक युआन तियांगजियांग को महल में सामान किया गया, जिसे कि सामान यानी कि बुलाया गया था एम्परर टाइजोन के थ्रू, जो कि पैलेस में आके एम्परर की एडवाइजर बन चुका था। इसके बाद कि वो लोग एक साथ मिलकर बस देश का भलाई के बारे में सोचता रहता था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इमोर्टैलिटी को हासिल करने के लिए एक्सिलर को रिफाइनिंग किया जाए। और फिर जब सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे एम्परर टाइजोंग के सामने युआन तियांगजियांग उस एक्सिलर को रिफाइंड किया, तब उसको इमोर्टैलिटी तो हासिल हुआ था, लेकिन उसके बदले में वो पागल की तरह हरकतें करना शुरू कर चुका था। और अब जबकि अपने आंखों के सामने ही युआन तियांगजियांग की इस हालत को एम्परर टाइजोंग देख चुका था, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि वो इमोर्टैलिटी के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखेगा, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया भी अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि उनके अंदर वो एक्सिलर लेने का कभी हिम्मत हो ही नहीं पाया। तो चलो फिर अब बात करते हैं कि आखिरकार युआन तियांगजियांग के साथ फिर क्या हुआ था। उसके अंदर इतना बड़ा चेंजमेंट आने के बाद उसे अपना एडवाइजर वाले पद में से हटा दिया गया, लेकिन उससे कहा गया था सीक्रेटली एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए जो कि बस रॉयल फैमिली को सर्व करे, और इसी तरीके से बना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा ऑर्गेनाइजेशन जो कि था बुलियांगरेन। अगर शॉर्ट में कहूँ तो बैड गाइज, पर असल में तो बुलियांगरेन कहा जाता है, चाइनीज में और इंग्लिश में कहा जाता है बैड गाइज, पर हम लोग कभी कभार बुलियांगरेन भी कहेंगे और कभी कभार बैड गाइज भी कहेंगे, तुम लोग याद रखना, ठीक है। खैर
जनरल आगे और कहते हैं कि फिर युआन तियान को इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का जनरल के तौर पे चुना गया था और उसके बाद से लेकर अभी तक बू लियांगरेन पर हजारों लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन युआन तियांजियन अभी तक है क्योंकि वो एक इमोर्टल होने के साथ साथ पूरे 300 सालों से जिंदा है और अभी तक तुमने जो सारे कहानी सुने हैं वो भी उतने ही पुराने हैं। एंड यहाँ पर ये सारा कुछ सुनने के बाद अपना भाई तो यहाँ पर बोलता है कि नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम ही हो वो बू लियांगरेन जनरल यू तियांजियन, लेकिन अगर ऐसा हो कैसे सकता है, तुम पूरे 300 सालों से कैसे जिंदा रह सकते हो भला। जो सुनकर जनरल यहाँ पर बोलते है कि तुम्हें पता है क्या मुझे एक्सिलर के साइड इफेक्ट के तौर पे क्या मिला। एंड ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर अपना मास्क ही उतार देता है, जिसके साथ ही हमारे को यहाँ पर देखने को मिलता है उसका फेस, जहाँ पर क्या हमको देखने को मिलता है कि उसका फेस तो यहाँ पर पूरी तरीके से आग में जला हुआ था भाई। एंड इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है काफी अंडरग्राउंड टाइप का जगह का सीनरी, जहाँ पर की 2 महिलाएं रॉक्सी के सारे कपड़े उतर कर उसको बस एक अलग कपड़े से ढक कर चली जाती है और शांगवान यहाँ पर उसके मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि थोड़ी देर बाद आके जनरल तुम्हारा मजा लेगा तो तुम तैयार रहना, ठीक है। और ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर रॉक्सी के अलग अलग जगह पर टच करने लग जाता है, जो सारे कुछ रॉक्सी बस किस तरह से सहम करे जा रही थी क्योंकि ये यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकती बिकॉज इन लोगों ने तो इसको यहाँ पर पैरालाइज करके रखा है। खैर अब इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं ली जिंगजान और जनरल के तरफ, जहाँ पर की जनरल बोल रहा था कि मैं अमर तो हो चुका था लेकिन पूरे 200 सालों से मैं इस मास्क के साथ ही जी रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर पूरा सच नहीं बता रहा। ये जो एक कैरेक्टर है ना, ये एक बहुत ही मस्त सा कैरेक्टर है जो कि तुम्हारे को तब जाके मालूम पड़ने वाला है जब तुमको पता चलेगा कि इस कैरेक्टर के ऊपर तो एक स्पेशली पूरा का पूरा डेडिकेटेड मूवी बना हुआ है, जहाँ पर क्या हमारे को इस वाले कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ पास्ट के सीनरीज देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन भैया अभी के लिए तो हमारे लिए वो वाला मूवी बहुत ही दूर है क्योंकि वो वाला मूवी आई थिंक इस चैनल पर सीधा इस सीरीज के सीजन 5 या 6 के बाद ही एक्सप्लेनेशन होने वाला है, जिसमें कि अभी तक बहुत टाइम है। लेकिन अभी के लिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सीजन 1 के एक्सप्लेनेशन की तरफ। एंड इसका क्या हम लोग देखते हैं कि जनरल यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर के सामने झुक गया था और उसको ग्रीट करते हुए कहने लगते कि योर हाईनेस आपके सेवा में हाजिर है बू लियांगरेन के जनरल युआन तियांजियन। जो देखकर ली जिंगजान कहते कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, मुझे तो इन सब का मतलब भी नहीं पता, जल्दी से उठ खड़े हो जाओ। पर जनरल तो यहाँ पर खड़े होकर बोलने लगते कि आपको जुआन से बदला लेना ही होगा जिसने कि आपके माँ बाप को मरकर आपके भाइयों को मरकर राजगद्दी पे बैठा है। जो सुनकर ली जिंगजान कहते कि तो क्या तुम वाकई में यही चाहते हो कि मैं अपने फैमिली का बदला लूं, जुआन को मारकर उससे राजगद्दी को हासिल कर पर माफ करना मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे तो बस एक नॉर्मल सा जिंदगी जीना है। और तभी यहाँ पर चला आता है शांगवान जो कि आते साथ ही यहाँ पर बोलते हैं कि जनरल आपके लिए वो लिटिल बीच तैयार है। जो सुनकर जनरल बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, तुम इसका ध्यान रखना, ठीक है, मैं जाकर अपना काम खत्म करके आता हूँ। और ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर से बाहर निकल आता है और बाहर निकलते साथ ही कहते हैं कि हाँ तुम एक नॉर्मल जिंदगी जीना है ना, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे होते हुए ये कैसे करते हो। और उसके यहाँ पर से जाने के बाद ही अपना मेन कैरेक्टर ली जिंगजान शांगवान से कहते हैं कि आखिर वो जा कहाँ पर रहा है और तुमने यहाँ पर आते साथ ही क्या कहा था, क्या तैयारी उसके लिए जरा बताओगे। जिसकी रिप्लाई में शांगवान कहते कि अरे वो कुछ भी नहीं है, बस हमारे ओपोनेंट की तरफ से एक लड़की है जिसके साथ कि हमारा जनरल बस थोड़ा सा मस्ती करने वाला है। जो सुनकर ली जिंगजान कहते हैं कि और वो लड़की कौन है जरा बता सकते हो। शांगवान कहते हैं कि अरे वही लड़की जो कि बस अपने साथ एक तलवार रख के घूमती रहती है, क्या नाम है उसकी, अरे हाँ क्या नाम थी उसकी। ली जिंगजान कहते हैं कि रॉक्सी क्या। जो सुनकर शांगवान कहते कि अरे हाँ वही तो है, ये कुत्ते लड़की रॉक्सी नाम है क्या उसकी। और ये सुनते साथ ही ली जिंगजान यहाँ पर शांगवान को गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी से बता कि वो कहाँ पर है वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। शांगवान कहते कि अरे बस कर जाए भाई, इतना गुस्सा क्यों करते हैं, बता दो ना कि वो कहाँ पर है। और फिर यही पर से हम लोग देखते हैं रॉक्सी को जो कि कह रही थी कि कौन है वहाँ पर, कौन आ रहा है यहाँ पर। एंड यही पे हम लोग एक बंदे को आते हुए देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि बू लियांगरेन के जनरली होता है, जो कि यहाँ पर आने के बाद बोलते हैं कि वाओ क्या ही ब्यूटीफुल और स्वीट सी बॉडी है तुम्हारी, लेकिन पता है क्या तुम्हारी इस बॉडी की मतलब क्या है, आज मेरा होना। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर अपना मुंह का मास्क ही उतार देता है, जो देखकर रॉक्सी एकदम से शॉक सी हो जाती है। और फिर इस तरफ हम लोग ली जिंगजान और शांगवान को आते हुए देखते हैं, जहाँ पर की ली जिंगजान बोल रहा था क्या बे तू मेरे को ऐसे घुमा क्यों रहा है बे, सीधा सीधा लेके चलना मेरे को, अगर जरा सा भी लेट हो गया ना तो समझ कि तू तो जान से गया भाई। शांगवान कहते कि अरे जरा ठहर जाना, जनरल का काम तो खत्म होने दे फिर लेके चलता हूँ मैं तेरे को। जो सुन के तो ली जिंगजान गुस्सा हो जाता है, पर शांगवान कहते कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, देखो हम लोग आ गए। एंड हम लोग अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पर की जनरल अपना काम शुरू करने ही वाला था, पर तभी यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर ली जिंगजान चलाता है और ये यहाँ पर आते साथ ही काफी गुस्से के साथ बोलने लगते कि तू यहाँ पर से उसको जाने दे वरना मैं तुझे, इतना कहते साथ ही ये जगह सीधा भिड़ जाता है जनरल से। लेकिन उसके सामने ये थोड़ी ना टिकने वाला था, तो ये यहाँ पर उल्टा काफी मार खाता है उसके हाथों से। और ली जिंगजान को यहाँ पर जनरल कुछ देर तक पिटने के बाद बोलता है कि आखिर क्यों तुम अपनी लाइफ उसके लिए दांव पर लगा रही हो। इसकी रिप्लाई में ली जिंगजान बोलते हैं कि क्योंकि वो मेरी बंदी है, समझा। जो सुनकर जनरल बोलते हैं कि हाँ तो फिर मैं क्या करूँ, तेरी बंदी है तो मैं क्या उसको छोड़ दूं, आखिर मैं ऐसा क्यों करने लग गया भला, और तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले, और तुम ऑर्डर देने वाले भी मुझे कौन होते हो भला। एंड इसका जवाब देते हुए ली जिंगजान यहाँ पर काफी स्वैग के साथ बोलते हैं कि क्योंकि मैं होता हूँ तेरा बाप, बोले तो किंग ऑफ थ्रोन। तुम कह रहे थे ना कि गद्दी कौन संभालेगा, अब मैं संभालूंगा गद्दी, और क्या तुम अपने किंग के सामने ऐसे बात करोगे। जो सुनकर जनरल यहाँ पर काफी देर तक हीविलो की तरह हंसते रहता है और फिर झुकते हुए कहते कि फिर
तो मुझे आपकी बात सुनना ही होगा, आखिरकार मैं आपका एक नौकर जो हूँ। ली जिंगजन बोलते हैं कि ठीक है तो फिर आप निकलो तुम यहाँ पर से, लेकिन याद रखना अगर दोबारा कभी ऐसी हरकत किया तो फिर तुम्हारा खैर नहीं समझे। जो सुनकर जनरल भी कहते कि जी हाँ मैं समझ गया योर हाइनेस। एंड ऐसा कहने के बाद जनरल यहाँ पर से शांगवान के साथ निकल आता है। इसके बाद की ली जिंगजन यहाँ पर उस टेक्निक को सबसे पहले ब्रेक करती है जिसकी वजह से रॉक्सी यहाँ पर इतने देर तक पैरालाइज हो रखी थी। एंड यहाँ पर रॉक्सी को ली जिंगजन की आंखों पर उसके लिए साफ साफ टेंशन दिखाई दे रही थी। खैर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जनरल और शांगवान को, और यहाँ पर शांगवान जनरल से बोल रहा था कि जनरल आपका प्लान तो काम कर गया। इसका मतलब कि ये सारा कुछ तो बस इन लोगों का एक प्लान था कि ये लोग ली जिंगजन को राजी करा सके। एंड इसके बाद की यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमारे को फाइनली देखने को मिल जाता है लिंजू और जेंग जिफेन। एंड आई होप कि तुम लोग को याद ही होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर उन लोगों के बीच क्या हुआ था। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। जेंग जिफेन शराब पीकर नशे में धुन होने के बाद लिंजू के साथ जोर जबरदस्ती कर बैठा था, और अब जब उसका आँख खोला उसको मालूम पड़ा कि उसने कल रात को आखिर क्या क्या था। अब इससे पहले कि लिंजू उठकर उसको मार दे, इससे पहले ये पर खुद को ही मरने के बारे में सोचता है। लेकिन फिर लिंजू उठकर कहती कि अरे तुम ये क्या कर रही हो, ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे इतना भी बुरा नहीं लगा था। इसके बाद कि लिंजू अपने कपड़े पहनती है और जेंग जिफेन बोलते है कि नहीं असल में वो बात नहीं है, मैंने कल रात को कैसे कुछ किया था मेरे को कुछ भी याद नहीं है, लेकिन अभी सुबह का टाइम चल रहा है और मेरे अंदर पूरा का पूरा एनर्जी भरा पड़ा हुआ है, तो क्यों ना फिर से करते हैं। और अब ये सुनने के बाद तो लिंजू जाबर जेंग जिफेन को खुद से ही लटका कर चली जाती है। एंड इसके बाद हम लोग आते हैं ली जिंगजन की तरफ। जाबर के जनरल बोल रहा था कि योर हाइनेस अब वो समय आ चुका है जब आपको अपना फैमिली ट्रेजर वापस मिलना चाहिए। एंड ऐसा कहते हुए ये जाबर ली जिंगजन को ड्रैगन स्वॉर्ड सौंप देता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ली जिंगजन अपनी यात्रा पे निकल गया था, बट गेस व्हाट उसके पीछे होती है रॉक्सी। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि तुम्हें भी सुबह से मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, अपने रास्ते पे निकल जाओ ना। तो रॉक्सी कहती कि अब मैं जाऊँ तो कहाँ पर जाऊँ, मेरी मिशन तो फेल हो चुकी है और मेरे सेक्टर के लोग भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जो तुमने उस वक्त कहा था क्या वो सच था कि मैं तुम्हारी बंदी हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलते कि हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं क्या झूठ बोल रहा था, तुम तो मेरी बंदी हो। जो सुनकर तो कुछ कहती नहीं बल्कि चुपचाप खड़ी होकर शर्माने लगती है। फिर कहती कि वैसे हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं। अपना भाई बोलते कि तुम्हें अभी तक पता नहीं, मैं तो मेरी मुंह बोली बहन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं कि वो कहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होते हैं और हमारे को एक फीमेल एंटागनिस्ट टाइप के कैरेक्टर को दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर एक बंदे के साथ वो सब कर रही होती है, और इसके काम खत्म होते साथ ही यहाँ पर उस बंदे के काम खत्म कर डालता है। वैसे मेरा तुम लोगों से एक सवाल था, अगर हम लड़के लोग ऐसे करते तो हमको बोला जाता है प्ले बॉय, अगर ऐसे सेम चीज लड़की लोग करते तो उनको क्या बुलाया जाती है, तुम लोग सोचो और मेरे को कमेंट करके बताओ, क्योंकि ऐसा कुछ तो होगा ना जो कि उनको भी बुलाया जाते हैं। खैर अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर ली जिंगजन और रॉक्सी को, और ये दोनों ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर रुकी थी कुछ खाने पीने के लिए, जहाँ पर कि वो छुटकू भी होता है जिसे कि हमने कुछ एपिसोड पहले भी देखा था। एंड ये यहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर को पहचान चुका था और अपने पास में से एक पोस्टर निकलता है जिसमें कि अपने मेन कैरेक्टर के नाम पे पूरे 10 लाख रुपीस के एक वांटेड पोस्टर छपा हुआ होता है। एंड 10 लाख रुपीस के लिए ये अपने भाई के पीछे अपने 3 चमचों को लगा चुका था, पर अपना भाई तो यहाँ पर इन सभी को एक साथ ही पेल चुका था। पर फिर यहाँ पर वही फीमेल एंटागनिस्ट चली आती है जिसको कि हमने कुछ देर पहले वो सब करते हुए देखा था, जो कि यहाँ पर अपनी थोड़ी सी जलवा दिखाती है यूनो अपने भाई को किस करके सीधा बेहोश कर। और सच्ची में भाई साहब इसके किसके अंदर ना इतना ऑर्गेज़म चिरा हुआ था कि अपना भाई तो यहाँ पर बेहोश होने के बाद सीधा सपना देखना शुरू कर चुका था, और वो भी किस तरीके से अपने रॉक्सी को अपने भाव में लेकर समझ रहे हो ना। बट भाई वो एक कप टू रियलिटी अपना भाई तो फिर देखते है कि उसके भाव में रॉक्सी नहीं बल्कि एक डांस दिखने वाली चुड़ैल बैठी होती है, जिसे देखकर अपना भाई बोलते कि अबे तू कौन है। स्क्रिप्ट लाइन में कि ये यहाँ पर काफी मस्त तरीके से गाना गाते हुए कहने लगती कि मैं हूँ सपना परी, मैं हूर परी जो तुम्हें चराएगी गोरा गारी। तो फिर ये यहाँ पर कहती कि बच्चे तुम तो काफी जवान दिख रही हो, क्या तुम अभी तक वर्जिन हो, अगर कहो तो मैं तुम्हारी वर्जिनिटी तोड़ दूं। ऐसा कहते हुए ये यहाँ पर अपने भाई को किस कर लेते, लेकिन अपना भाई भी ठहरा साला सख्त लौंडा, तो वो भी यहाँ पर इसको काट देती है, जिससे गुस्सा होकर ये भी यहाँ पर अपने भाई के दोनों गोट्टे तोड़ के निकल जाती है। इसके बाद कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं टांगवन सेक्ट के लीडर को, यानी कि हमारे जेंग जिफेन के फादर को। एंड इसके साथ हमारे को यहाँ पर इस सीरीज के अंदर के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि होता है किंग क्यूआई, जिसकी यहाँ पर आते हुए देखकर जेंग जिफेन के 10th अंकल यानी कि ये बाबला हाथी जाकर उस पे अटैक करने लग जाता है, पर किंग क्यूआई तो यहाँ पर इस बाबला हाथी को एक मच्छर की तरह इग्नोर मार के चला जाता है। एंड इसे देखकर जेंग जिफेन के बाप बोलते हैं कि किंग क्यूआई आप यहाँ पर क्या कर रही है, क्या आपको मेरे से कोई काम था। किंग क्यूआई बोलते हैं कि हमें ना थोड़ा सा बैठ के ली जिंगजन के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर लेना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि इन दोनों के बीच होता है एक बहुत ही लंबा डिस्कशन, जिससे कि हम लोगों को पता चल चुका था कि इन लोगों को भी मालूम पड़ गया कि ली जिंगजन की ट्रू आइडेंटिटी क्या था। मतलब कि ये दोनों यहाँ पर यही बोल रहे थे कि ली फैमिली का ली जिंगजन ही आखिरी बचा हुआ वंशज बचा हुआ है, मतलब कि हम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है, अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से अब कुछ भी कर सकता है, इसलिए अब हम लोग उससे और दुश्मनी नहीं बना रख सकते, बल्कि हमें तो अब ये सोचना चाहिए कि हम लोग उससे अच्छा रिश्ता कैसे बनाएंगे ताकि हम लोग फ्यूचर में खतरे में ना पड़ जाए। एंड फिर यहाँ पर से हम लोग फिर से आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पर के अपने भाई के गोट्टे तोड़ के तो ये यहाँ पर से निकल चुकी थी, पर फिर जैसे ही ये यहाँ पर से बाहर निकलती है ये तो यहाँ पर देखती है कि इसके सारे के सारे फीमेल गाची यहाँ पर बेहोश होकर पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर
पर आ चुका था शांगवान यूं की और उसने ही ये सारा कुछ किया होता है और इसके यहाँ पर आते ही सारा का सारा खेल पलट गया था। प्लस गोट्टे तोड़ने वाली मैडम भी उसके हाथों से उल्टा हॉस्टेज बन चुका था और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर के बोलते कि तूने मेरे गोट्टे तोड़ता, अब देख कि मैं तेरे क्या तोड़ता हूँ, तुझे तो मैं जान से मार दूंगा। ये अबे ये करके क्या चिल्ला रहा है, मारना इसको। अबे मैं मार दूं क्या लड़की को, ऐसे कैसे मार सकता हूँ भला। हाँ लेकिन मुझे तो ये बात मालूम नहीं था कि किसी के गोट्टे तोड़ने के बाद भी वो स्टिल मार दी रहता है। बट एट द एंड के अपना भाई यहाँ पर उसको मारता नहीं बल्कि उसको छोड़ देता है क्योंकि रॉक्सी ने यहाँ पर अपने भाई से रिक्वेस्ट करके ऐसा करने को कही थी। प्लस रॉक्सी यहाँ पर बोनस में उसको एक चमाटा लगाते हुए कहती कि मैं तेरी जान बचाई बिकॉज हम लोग बचपन से ही एक साथ पले बड़े हैं और मैं तुझे अपनी बड़ी बहन की तरह भी मानती हूँ, लेकिन तूने क्या किया, मेरे बंदे पर ही सीधा नजर डाल दिया। इसीलिए तुझे एक आखिरी बार के लिए वार्निंग दे रही हूँ, अगर गलती से भी फिर से कभी ऐसा हुआ ना तो जान से हाथ दो बेटी की, समझी। और फिर इसी के सामने ही अपने भाई के गल पर एक छोटा सा किस करके निकल लेती है और इससे तो अपने भाई के मन में भी लट्टू फूटना शुरू कर चुका था। एंड फिर यही पर से हम लोग देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर की सीनरी जहाँ पर के होते हैं जेंग जिफेन और लिंजू भी। पर तभी यहाँ पर आ चुका था जेंग जिफेन के 9th अंकल और 10th अंकल जो दोनों ही यहाँ पर आके उन दोनों को पकड़ चुका था। और वहाँ पर से निकलने के बाद हम लोग हमारे भाई को सीधे इस तरफ आते हुए देखते हैं शांगवान और रॉक्सी के साथ। और ये लोग यहाँ पर देख चुका था कि कोई लोग जेंग जिफेन और लिंजू को किडनैप करके अपने साथ कहीं पर लेके जा रहा था, जो देखकर अब ये तीनों भी यहाँ पर धीरे धीरे से उनके पीछे भागना शुरू कर चुका था। एंड वहीं पे हम लोग उन लोगों को देखते हैं जो लोग की यहाँ पर अब एक होटल के सामने रुक चुका था। लेकिन तभी इस होटल के अंदर में से वही स्टार्टिंग के दोनों अगली वुमेन्स काफी खतरनाक तरीके से निकलती है, जिन दोनों को देखते साथ ही जेंग जिफेन यहाँ पर डर के मारे भागना शुरू कर चुका था। पर ये दोनों तो यहाँ पर पहले ही उसको देख चुका था, फिर और क्या ये दोनों फिर से जगह पहले की तरह उसको तंग करने लग जाता है। इससे कि जेंग जिफेन के 9th अंकल को आ जाता है गुस्सा और जेंग जिफेन के 9th अंकल और 10th अंकल उन दोनों को ही मारना शुरू कर चुका था। पर ये दोनों भी यहाँ पर किसी से कम नहीं थे, ये दोनों भी यहाँ पर उन दोनों के ऊपर काफी भारी पड़ रही थी। और तभी यहाँ पर बीच में ही चलाता है अपना मेन कैरेक्टर ली जिंग जान और अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे ही बस अचानक से आकर बीच में इंटरफेयर करते हुए देख जेंग जिफेन के 9th अंकल सभी को रोक जाने को कहते हैं और फिर खुद से ही ली जिंग जान के सामने आकर कह रहा था कि योर हाइनेस मुझे आपसे मिलकर कितना खुशी हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी अगर आप एज अ गेस्ट हमारे डोंगवेंग सेक्ट के अंदर घुसेंगे। और इतना कहने के बाद यहाँ पर से जेंग जिफेन के 9th और 10th अंकल दोनों ही निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद अपना भाई यहाँ पर लिंजू की तरफ मुड़ता है जहाँ पर कि उसको देखने को मिलता है कि जेंग जिफेन का हाथ तो लिंजू के बॉडी में होता है, जो देखते साथ ही अपना भाई का फुल मीटर तो यहाँ पर पूरा का पूरा चारा तक चढ़ गया था और काफी गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहने लगते कि तुम इस टर्की और बदसूरत बंदे के साथ ऐसे चिपक कर क्या कर रही हो। बट इसकी रिप्लाई में तो लिंजू यहाँ पर बोल दी थी कि क्या मतलब कि टर्की और बदसूरत, हम दोनों तो एक साथ है ना। जो सुनकर तो अपना भाई का फुल मीटर यहाँ पर फिर से चारा पर चढ़ चुका था और वो जेंग जिफेन को पकड़कर लिटरली कुत्ते की तरह दौड़ने लगता है। पर लिंजू तो बीच में इंटरफेयर करते हुए उस पर अटैक करते हुए कहने लगती कि अगर तुमने इसको कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एंड ये सुनकर तो अपना भाई को यहाँ पर इतना बड़ा झटका लग चुका था कि वो यहाँ पर से चुपचाप निकल लेता है, कुछ भी नहीं कहता इसके आगे। और फिर भाई साहब आधे रास्ते में आकर रेंडी रोना करना शुरू कर देता है कि उसने आखिर से मेरे साथ किया कैसे, हम लोग बचपन से ही एक साथ पल भरे हैं तो क्या वो मेरे से एक बार पूछ नहीं सकती थी तो मैं क्या मना कर देता। और इसकी ये सारी हरकत देखने के बाद रॉक्सी कहती कि तुम आखिर ऐसे क्यों हो, यहाँ पर रेंडी रोना करने के वजह तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी मोबुली बहन को कोई मिल चुका है जिसके साथ की वो खुश रह सकती है। जो सुनकर ली जिंग जान बोलता है कि हाँ वैसे तुम तो सही ही कह रही हो, जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि ये अपने मोबुली बहन के पास वापस चलाता है जहाँ पर लिंजू और ली जिंग जान दोनों ही आपस में बातचीत करके सारा कुछ सॉर्ट आउट कर चुका था। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारे लोग मिलकर एक साथ सिटी के अंदर में से कहीं पर जा रहा था जहाँ पर के पीछे में से अचानक से व्हाइट सूट और व्हाइट मास्क पहना हुआ एक बंदा के ली जिंग जान के स्वॉर्ड लेकर भागने लगता है, जो देखकर शांगवान फड़क से जाकर उस चोर को पकड़ लेता है और इसको सीधा लाकर एक जंगल के अंदर लटका देता है। और यहाँ पर यह बंदा बोल रहा था कि ब्रदर शांगवान क्या मुझे तुमने पहचाना नहीं, मैं वेंता हूँ। जो सुनकर शांगवान भी कहते हैं कि अरे तभी तो कहूँ कि तुम मेरे को थोड़ा सा जाना पहचाना क्यों लग रहे थे। और ली जिंग जान बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या, तो फिर बताओ कि ये आखिर है कौन। इसकी रिप्लाई में शांगवान बोलते है कि ये भी मेरी तरह ही बैड गाइस के एक टॉप लेवल का मेंबर था। ली जिंग जान बोलते है कि हाँ तो फिर क्या होगा, इसने मेरा ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर भागने का कोशिश किया था ना, तो फिर मैं भी इसको जिंदा ही दफना दूंगा। वेंता बोलते कि अरे वो तो बस मैं देखना चाहता था कि ब्रदर शांगवान के अंदर अभी तक मेरे को रोकने का दम है कि नहीं। और जहाँ तक बात है मुझे मारने की, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं मारने वाले क्योंकि मैं तुम्हें वो दिला सकता हूँ जो कि तुम्हें चाहिए होगा। और पता है कि वो चीज क्या है, हुचेंग और जुआंगलिंग, तुम्हें उन लोगों से बदला चाहिए ना, मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जो सुनकर ली जिंग जान बोलता है कि तो फिर बताओ कि प्लान क्या है और बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और यहाँ पर असल में प्लान क्या होता है वो तो हमारे को बताया नहीं जाता बिकॉज हम लोग ये सब बाद में जानने वाले हैं। बट अभी के लिए हम लोग आते हैं वन यिन सेक्ट के एम्परर्स की तरफ। और यहाँ पर वन यिन सेक्ट के एम्परर्स के सामने 3 अलग अलग मैडम बैठी होती है, जिनमें से कि वो गोट्टे तोड़ने वाली मैडम भी होती है। बट एम्परर सिर्फ उन दोनों से कहती कि तुम दोनों को मैं एक मिशन सौंपने वाली हूँ, तुम दोनों को जाकर ली जिंग जान को सर्व करना होगा। जो सुनकर गोट्टे तोड़ने वाली मैडम कहती कि आखिर वो दोनों ही क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती। एंड इसकी रिप्लाई में एम्परर्स भी सीधा सीधा बोल देती कि क्योंकि तुमने उसके गोट्टे तोड़े थे बे। सॉरी मजाक कर रहा था मैं, अगर दोबारा मैंने कभी ऐसा कहा ना तो समझ लेना कि मैं मजाक ही कर रहा हूँ। एनीवेज इसके आगे हम लोग हमारे लोंडो और लोंडे को देखते हैं जो सारे लोग की यहाँ पर एक होटल के सामने आके रुक चुका था। एंड यहाँ
पर एक शराबी बुड्ढा भी होता है जो कि ली जिंगजियान के पास ड्रैगन स्वॉर्ड को देखते साथ ही उसको पहचान चुका था और ली जिंगजियान के पास में से ड्रैगन स्वॉर्ड को ऐसे चिंता है जैसे कि मानो इसके सामने ये कोई खिलौना से कम नहीं है। जिससे कि वो अपने हाथ पर लेकर थोड़ा बहुत उछल कूद करने के बाद ली जिंगजियान को वापस करके यहाँ पर से जाना लगता है। पर शांगोन तो उसको रोकते हुए बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हें ड्रैगन स्वॉर्ड के बारे में आखिर पता ही कैसे है। जिसके रिप्लाई में बुड्ढा तो यहाँ पर शांगोन को धक्का देकर बोलता है कि तुम्हें उससे क्या, तुम तो मेरे बेटे नहीं हो और मेरे बेटा खो चुका है, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ भाई। लेकिन शांगोन तो उसे दोबारा से रोकते हुए बोलते कि तुम जा रही हो, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत दारू वारू पिला के तुम्हारा मूड बना दूंगा। जो सुनकर ये बुड्ढा बोलते कि वो दारू पिलोगे तब तो कोई बात नहीं है और ये बोलकर ये फटक से जाकर टेबल पे बैठकर दारू दारू कहकर चिल्लाने लगता है। और इस बुड्ढे की ये सारी हरकतें देखने के बाद लिंजू ज़ेंगज़िफेन से कह रहे थे कि कहीं इसका खोया हुआ बेटा तुम तो नहीं हो ना, क्योंकि इसके सारे हरकतें तुमसे ही मिल खाता है। और लिंजू की बस इतना कहना ही था पर तभी बुड्ढे यहाँ पर आके ज़ेंगज़िफेन से बोलने लगते कि रुको, कहीं तुम्हें तो मेरा खोया हुआ बेटा नहीं हो ना। और इसके आगे की बुड्ढे यहाँ पर आगे बढ़ पाता तभी इस बुड्ढे की नजर चला जाता है रॉक्सी की दो बड़े बड़े सामानों पर। फिर ये डर की बुड्ढा रॉक्सी के साथ चिपकते हुए बोलने लगती कि अरे कितनी सॉफ्ट और ब्यूटीफुल हो तुम, तुम्हारे साथ तो बहुत मजा आएगा। और इससे अपना भाई गुस्सा हो गया बोलने लगता है कि अब जल्दी करके बता कि तेरे को ये बात कैसे मालूम कि यही ड्रैगन स्वॉर्ड है। बुड्ढा बोलता है कि हाँ मुझे पता तो था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। और ऐसे कह के ये यहाँ पर फिर से दारू पीने लग जाता है और इस सीन सभी को समझ में आ चुका था कि ये शायद से एक मेमोरी लॉस पर्सन होगा। और फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं रात के सीनरी जहाँ पर के होटल का ओनर आके बोल रहा था कि सिर्फ 4 ही कमरा बचा हुआ है, अब में से दो लोग करके अलग अलग कमरे में चले जाना, ठीक है। जो देखकर ज़ेंगज़िफेन और लिंजू सबसे पहले तो पास वाले कमरे में जाकर घुस जाते हैं और यहाँ पर अपना भाई बोलते है कि मेरे साथ कौन सोना चाहेगा, अपना हाथ उठाना प्लीज। जो सुनकर शंगोन अपना हाथ उठाता है बट अपना भाई तो उसको एक जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर खुद से ही रॉक्सी के हाथ उठाकर उसके हाथ पकड़कर अपने साथ दूसरे वाले कमरे में लेकर चला जाता है। लेकिन मेरा ना एक सवाल है, यहाँ पर इन दोनों के बीच इस कमरे के अंदर कुछ हुआ कि नहीं, सालों ने हम लोगों को दिखाया क्यों नहीं बे। एंड इसके आगे हम लोग सीधा सुबह के सीन देखते हैं जहाँ पर के सारे लोग नींद से उठने के बाद सीधा नाश्ते के लिए चले आते हैं और इसी टाइम पे यहाँ पर वही 2 फीमेल कैरेक्टर्स चली आती है जिनको एम्परर्स ने खुद से ही भेजी थी ली जिंगजियान की खातिरदारी करने के लिए, जो कि ये दोनों ही यहाँ पर आते साथ ही बहुत ही अच्छी तरीके से करने में भी लग जाती है। इतनी अच्छी तरीके से कि अपना भाई तो यहाँ पर खुशी के मारे मजाक में यही बोल देता है कि तुम बनोगे मेरी दूसरी वाइफ और तुम बनोगे मेरी तीसरी वाइफ, ठीक है भाई लाइक लिटरली। और यह सब सुनकर तो रॉक्सी पीछे से इतना ज्यादा जल रही थी कि वो उस ठरके बुड्ढे को उन दोनों के पीछे लगा देती है और यह ठरके बुड्ढा भी यहाँ पर इन दोनों के साथ काफी अच्छी तरीके से मजे ले रहा था। और तब भी यहाँ पर चले आते हैं किंग क्यूआई और ज़ेंगज़िफेन के फादर, जो दोनों की यहाँ पर आते साथ ही बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर ली जिंगजियान, क्या हम लोग आपके साथ अकेले में जाके थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं। जो सुनने के बाद तो ली जिंगजियान उन दोनों के साथ ही अकेले में एक कमरे में चले आते हैं जहाँ पर आने के बाद ही ये दोनों ही यहाँ पर ली जिंगजियान के सामने झुक चुका था। एंड यहाँ पर सबसे पहले तो ज़ेंगज़िफेन के बाप खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि मैं हूँ डोंगवेंगुआन सेक्ट के लीडर ली सुयान। जिसके बाद किंग क्यूआई खुद को भी इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि मैं हूँ किंग क्यूआई ली माउजेन और योर हाइनेस हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम लोग आपके साथ खड़े रह के आपके मदद कर सके, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आप जुएन को मारकर आपका परिवार का बदला लेकर उससे वापस से अपना राजगद्दी वापस लेना चाहते हैं। तो इसमें आपका जितना हो सके हम लोग उतना ही आपका मदद करने की कोशिश करेंगे, बस आप हम पर भरोसा रखना। और इनके ये सारे बातचीतें खत्म होने के बाद ये तीनों ही वापस से बाहर चलाता है और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि रॉक्सी के साथ साथ वो दोनों नाइलर की भी किंग क्यूआई के सामने झुकी हुई थी, बिकॉज ऑफ हुआनजिन सेक्ट भी किंग क्यूआई के अंडर ही आती है। एंड ऑफ कोर्स ये तीनों लड़की भी तो हुआनजिन सेक्ट से ही बिलोंग करती है, इसीलिए किंग क्यूआई यहाँ पर इन तीनों से कहती कि तुम तीनों को यही पे रह के यंग मास्टर ली जिंगजियान की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा, समझे। और वही पे हम लोग ज़ेंगज़िफेन के बाप यानी कि ली सुयान को देखते हैं, जिसे कि वो ठरकी बुड्ढा देखते साथ ही वो यहाँ पर इतना ज्यादा डर चुका था कि वो यहाँ पर से भाग चुका था और इसको यहाँ पर से भागते हुए देख ली सुयान बोल रहा था कि कहीं मैं इसको जानता तो नहीं हूँ ना। इसके बाद की यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमारे को वेन ताओ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसी बात की तैयारी करने में लगा हुआ था जो कि उसने ली जिंगजियान से कहा था कि वो हेवचेंग और ज़ुआंगलिंग को किसी भी तरह से उसके पास लाकर दिखाने वाला है। इसके लिए कि वो चलाते हैं हेवचेंग और ज़ुआंगलिंग के पास, जहाँ पर कि वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग हेल किंग्स के पावर्स को एब्जॉर्ब करते हो अपने पावर्स को बूस्ट करने के लिए, लेकिन फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम लोग जितने भी बाकी के हेल किंग्स बचा हुए हैं उनको भी मारकर उनके पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सको। जो करने के लिए ये तीनों एक साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसके अनुसार वेन ताओ चलाता है हेल किंग्स के पास। और यहाँ पर आने के बाद ये इन तीनों से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे बाकी के 2 भाइयों के बारे में पता चल चुका है, वो दोनों किस तरीके से मरा था मुझे ये भी पता चल चुका है, तो अगर तुम्हारे को अपने भाइयों के बदला लेना है तो मेरे साथ आ जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों के असली कल्प्रिट कौन है। और ऐसा कह के ये इन लोगों को हेवचेंग और ज़ुआंगलिंग के पास लेके चलाता है और यहाँ पर आने के बाद तो वेन ताओ खुद भी हेवचेंग और ज़ुआंगलिंग के साथ चला जाता है, क्योंकि उसको किसी भी तरीके से हेल किंग्स को भी ठिकाने पे लगाना था। तो अब ये तीनों मिलकर बाकी के बचे हुए 3 हेल किंग्स के भी काम खत्म कर डालते हैं। इसके बाद हेवचेंग और ज़ुआंगलिंग बोलते हैं कि ब्रदर वेन ताओ आपने हमारा मदद आखिर क्यों किया है। इसके रिप्लाई में वेन ताओ बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस एम्परर मिंग के आने वाले रास्ते पे जितने भी कांटे होंगे उन सभी को धीरे धीरे से उखाड़ फेंक रहा हूँ और अभी के लिए उनके रास्ते पे आने वाला सबसे बड़ा कांटा होने वाला है ली जिंगजियान। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ चलो और ली जिंगजियान का काम खत्म करके ताकि हम लोग हमारे एम्परर को खुश कर सके। एंड फिर इसके बाद हम लोग वापस से आते हैं अपने
भाई ली जिंगजन की तरफ, जहाँ पर कि हम लोग देखते कि वो दोनों लड़कियां ही अभी तक अपने भाई से चिपकी हुई थी। और ये सब देखकर तो जलन के मारे यहाँ पर रॉक्सी अपने भाई को कुछ भी उल्टे सीधे पके जा रही थी, जो देखकर अपना भाई इन दोनों से कहती कि क्या तुम दोनों हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो। और इन दोनों की यहाँ पर से जाने के बाद अपना भाई यहाँ पर रॉक्सी को पीछे से हक कर बोलते कि चाहे दुनिया उलट पलट ही क्यों ना हो जाए, मेरे इस दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा तुम ही रहने वाली हो। एंड इसी प्यारी सी लवली मोमेंट के साथ यहाँ पर सुबह हो जाता है, जहाँ पर कि हमारे को देखने को मिलता है कि ये दोनों ही यहाँ पर पूरा रात एक दूसरे से चिपक कर सोया हुआ था। और फिर जैसे ही ली जिंगजन अपना आँख खोलता है, उसको देखने को मिलता है कि एक बार तो उसके लिए एक चिट्ठी लेकर आया है, जिसे कि वो खोलकर पढ़ते साथ ही बोलते है कि सभी को रेडी होने को कहो क्योंकि हमें जल्दी से कहीं पर निकलना होगा। और ये चिट्ठी किसी और ने नहीं बल्कि वो इंताओ ने ही लिखा होता है, जहाँ पर कि उसने लिखा था कि तुम लोगों को आना होगा स्टोन ब्रिज की तरफ। जिसके बाद की यहाँ पर से सीन कार्ड ऑफ हो जाता है और हमारे को देखने को मिलता है एम्परर मिंग, जो कि होता है वही डार्क मिस्टर्स क्लैन के एम्परर। और ये यहाँ पर अपने बाप किंग जुएन से मिलने के लिए आया होता है। और ये जुएन वही बंदा है जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर ली जिंगजन के परिवार को बिट्रे करके खुद ही राजगद्दी को हथिया चुका था। और इन दोनों की बातचीत से हमारे को ये भी मालूम पड़ जाता है कि इन दोनों पपेट के बीच रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है, बल्कि एम्परर मिंग तो यहाँ पर अपने बाप को ही मरकर खुद ही राजगद्दी पर बैठना चाहता है, जो कि उसके बाप को भी ऊपर से थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही चुका था। इसलिए वो अपने ही बेटे को रास्ते से हटाने के लिए अपने दूसरी बेटे को बुला लेता है, जहाँ पर कि वो उससे बोलता है कि भले ही तुम मेरे पहले बेटे नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम ही हो इस गद्दी के असली हकदार कहलाने वाला, इसीलिए तुम्हें ही अपने भाई को किसी भी तरीके से अपने रास्ते से हटाना ही होगा, समझे। इसके बाद कि हम लोग देखते हैं एम्परर मिंग को, जिसके पास क्या गार्ड के एक चिट्ठी देकर चला जाता है, जहाँ पर कि किंग ने लिखा होता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से जाकर ली जिंगजन का काम खत्म करना ही होगा। जो पढ़ने के बाद उसको समझ में आ चुका था कि ये उसका बाप का ही कोई चाल होगा उसे मारने के लिए। तो ये यहाँ पर बोलते हैं कि इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं ही तुम्हें मार दूंगा, और वो भी ली जिंगजन के साथ ही। और फिर इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स और बाकी के सारे कैरेक्टर्स को भी, जो सारे लोग की यहाँ पर स्टोन ब्रिज की तरफ आ चुका था। और जैसे कि विंताओ ने कहा था वो भी अपने साथ लेके आ चुका था हेवचेंग और जुआंगलिंग को भी। और फाइनली उन दोनों को अपने सामने देखकर ली जिंगजन काफी गुस्से के साथ अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को लिंजू को सौंप देता है, और लिंजू के पास में से उसकी टूटी हुई तलवार ले लेता है, जिसे लेकर वो कहता है कि तुम दोनों को हराने के लिए तो एक टूटा हुआ तलवार भी काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसके बाद पहले तो ली जिंगजन उन दोनों को काफी देर तक खूब पीटता है, फिर अपने पास में से कुछ नीडल्स निकलकर उन दोनों के अंदर ब्लैक पॉइजन घुसा देता है, जिससे कि वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इतना ज्यादा कि वो दोनों ही यहाँ पर सही से हिल भी नहीं पा रहा था। और अब जबकि यहाँ पर ये दोनों ही इंजर्ड हो चुका था, तो विंताओ यहाँ पर सारा कुछ रिवील कर देता है कि वो तो असल में उन दोनों को फंसा कर यहाँ पर लेके आया है ताकि ली जिंगजन उन दोनों से अपना बदला ले सके। जो सुनकर तो हेवचेंग यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि वो चाहता है उन पे अटैक करने के लिए, लेकिन ली जिंगजन तो बस अपने एक ही अटैक से उसका काम खत्म कर डालता है। और ये देखकर तो जुआंगलिंग यहाँ पर से डर के मारे भागने लगती है, और उसके पीछे लिंजू भी जाने लगती है। तो ली जिंगजन रॉक्सी से कहता है कि तुम भी उसके पीछे जाओ, हम लोग बाद में आ जाएंगे इसको पूरी तरीके से ठिकाने लगाकर। जो सुनकर रॉक्सी भी लिंजू के पीछे पीछे आने लगती है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि लिंजू तो यहाँ पर जुआंगलिंग के बॉडी के आर पर अपनी तलवार को करते हुए बोल रही थी कि ये मेरे बाप के लिए। एंड फिर काफी इमोशनल होकर रोने लगती है, क्योंकि आखिरकार उसने अपने फादर की रिवेंज अपने खुद के हाथों से ही ले चुकी थी। पर तब भी हमारे को देखने को मिलता है कि एम्परर मिंग तो यहाँ पर एक काफी खतरनाक तरह के एंट्री लेते हुए आ चुका था। और फिर इसी के साथ हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर ली जिंगजन को भी देखते हैं, जिसको कि यहाँ पर हेवचेंग के पास में से एक बुक मिला है, और इसके अंदर तो भाई साहब कुछ अलग ही लेवल की चीजें होते हैं, जैसे कि किस तरीके से कपल लोग अपने इंजरीज को ठीक करते हैं और किस तरीके से अपने अंदर में से जहर को भी निकालते हैं। और ये काम आएगा सोचकर ली जिंगजन इसको अपने पास ही रख लेता है। और यही पे पीछे की तरफ से अचानक से ही विंताओ बोल उठते कि मुझे वहाँ पर से काफी खतरनाक सा ऑरा महसूस होने लगा है। इसके साथ ही यहाँ पर से सभी लोग भागते हुए वहाँ पर जाने लगते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को यहाँ पर कोई भी नहीं देखने को मिलता, ना ही रॉक्सी और ना ही लिंजू यहाँ पर होती है। अगर यहाँ पर कुछ होती है तो वो होती है सिर्फ एक कोफन, जिसके अंदर की लिंजू बेहोश होकर पड़ी थी। और फिर जैसे ही वो यहाँ पर होश में आती है, वो सबसे पहले ही कहती कि एक छोटू सा देखने वाला बंदा यहाँ पर के रॉक्सी को उठाकर लेके जा चुकी है। और लिंजू की इतना कहते साथ ही लिंजू यहाँ पर फिर से बेहोश हो चुकी थी, जो देखकर विंताओ बोलते है कि अब समझा वो जरूर से एम्परर मिंग ही था, जो कि सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए रॉक्सी को उठा कर लेके गया और लिंजू को यहीं पे जहर देके इंजर्ड करके चला गया। और फिर ऐसे ही कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन लिंजू तो अभी तक जहर के वजह से इंजर्ड होकर बेहोश होकर पड़ी थी। और फिर आखिर में आके ली जिंगजन बोल ही कि शायद से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि शायद से लिंजू वापस से हील हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक बहुत ही टॉप सीक्रेट लेवल का रिचुअल होने वाला है, जिसके वजह से कि तुम लोगों को मुझे और लिंजू को कुछ घंटे के लिए अकेला छोड़ना होगा। फिर ली जिंगजन यहाँ पर शांगवन के कानों कान बोलते है कि मैं यहाँ पर ऐसे वैसे कुछ करने वाला हूँ, तो तुम्हें कुछ भी करके ज़ेंगज़िफेन को रोक के रखना है, समझे। और उन दोनों लड़कियों से भी कहती कि जब तक मेरा काम खत्म ना हो जाए तब तक इस कमरे के अंदर किसी को भी आने मत देना, ठीक है। फिर हम लोग शांगवन और ज़ेंगज़िफेन को भी देखते हैं, जहाँ पर कि शांगवन तो कुछ ज्यादा ही पी चुका था, और यहाँ पर तो ज़ेंगज़िफेन को बस लिंजू का ही फिक्र हो रहा था। और इतने पे ही शांगवन यहाँ पर नशे के मारे दोनों की ये बोलने लगते कि शायद से ली जिंगजन मेरे कानों कान यही कहते कि वो शायद से लिंजू के साथ बात लेने वाला है, जो कि सुनते साथ ही ज़ेंगज़िफेन यहाँ पर काफी तेजी के साथ कमरे की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पर ये दोनों लड़के ही अपनी पूरी ट्राई करती है उसको रोकने के लिए, बट ज़ेंगज़िफेन भी तो अपना पूरा फाइट बैक करके अंदर देख ही लेता है कि आखिर चल के रहा था वहाँ पर। और लाइक
लिटरली अंदर ये हो रहा था भाई। और ये देखकर तो बेचारा जेंग जिफन का दिल ही टूट चुका था। इवन दो लिंजू कहते भी कि मुझे एक मौका तो दे दो समझाने का, पर जेंग जिफन तो यहाँ पर लिंजू की एक भी बात नहीं सुनता, उल्टा उसको उल्टा सीधा कह के यहाँ पर से गुस्से के साथ निकल लेता है। एंड इसके आगे हम लोग सीधा रात के सिनेरियो देखते हैं जहाँ पर कि जेंग जिफन को छोड़कर बाकी के सभी लोग यहाँ पर आए थे सीधा डार्क मिस्टर्स क्लैन के अंदर रॉक्सी को रेस्क्यू करने के लिए। और जैसे ही यहाँ पर से ये लोग महल के अंदर घुसते हैं इन लोगों को देखने को मिलते है कि यहाँ पर तो सभी लोग मारा पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ के किंग ज़ोन का भी यही हालत था, जो देखने के बाद तो ये सारे लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि ये सब आखिर किया किसने है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर मिंग अपने पूरे फौज के साथ आके उन सभी को घेर चुका था। एंड यहाँ पर हमारे को एक और शॉकिंग चीज मालूम पड़ता है, जो वेन ताओ नाम का बंदा है ना, वो तो शुरू से ही एम्परर मिंग का साथी था। और वो तो लिजिंगजन के साथ बस इसलिए था कि वो लिजिंगजन के पास में से आखिर में आके ड्रैगन स्वॉर्ड छीन के उसे एम्परर मिंग को दे सके। फिर एम्परर मिंग यहाँ पर बोलते कि तो बताओ कि तुम आखिर करने के वाले हो लिजिंगजन, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जो सुनकर लिजिंगजन बोलते कि क्या कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, जरा देखो कि अब मैं क्या करता हूँ। और ऐसा कहते हुए यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगते कि मैं हूँ लिजिंगजन, ली फैमिली के आखिरी बचा हुआ वंशज, तो इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि अगर तुम में से कोई एक भी बैठ गया इसके आदमी बचा हुआ है तो अभी क्या भी बाहर निकलो और मेरे साथ मेरे जंग में खड़े हो जाओ। एंड इसके साथ ही हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग ही बैठ गए इसके आदमी होते हैं, और बाकी के बचे हुए लोगों को ये सारे लोग अपने हाथों से ही मार डालते हैं। और ये सब देखने के बाद तो एम्परर मिंग यहाँ पर बौखला चुका था। वो यहाँ पर गुस्से के साथ बोलते हैं कि बुढ़िया उसको मार दे। बट भाई यहाँ पर तो हमारे को एक और बहुत ही बड़ा सा प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिल जाता है। दिस ओल्ड वुमन आल्सो अ पार्ट ऑफ अ बैड गाइज, इसके वजह से कि ये यहाँ पर रॉक्सी को छोड़ दी थी, जो देखकर एम्परर मिंग काफी गुस्से के साथ बोलते कि क्या तुम भी एक गद्दार निकले। और इसका जवाब देते हुए यहाँ पर फाइनली चला चुका था हमारे बैड गाइज की वन ऑफ द जनरल हुआन तियांगजन। और ये यहाँ पर आते ही बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ, तुम्हारे आसपास के तुम्हारे भरोसे के जितने भी लोग थे ना, वो सारे असल में मेरे भरोसे के लोग थे। जब 30 साल पहले टांग डायनेस्टी खत्म हो चुका था तब मैं बैड गाइज के हर एक मेंबर को तुम्हारे सेक्ट के अंदर घुसा चुका था ताकि मैं सही समय आने पर पलट भर कर सकूं, लेकिन सिर्फ वेन ताओ ही इकलौता था जिसने की मुझे धोखा दे दिया। पर ये लोग तो यहाँ पर देखते कि वेन ताओ तो यहाँ पर से चुपचाप से ड्रैगन स्वॉर्ड को लेकर भाग चुका था। तो जनरल बोलते कि वो भाग चुका है तो क्या हो गया, तुम तो नहीं भाग सकते ना, तुम आज बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हो। और ये सुनने के बाद तो एम्परर मिंग यहाँ पर खुद से ही खुद को मार चुका था, क्योंकि यहाँ पर इसने जरूर से यही सोचा होगा कि उन लोगों के हाथों मरने से पहले ये अपने आप को मर लेगा तो ही ज्यादा अच्छा होगा। खैर अब इसके मरने के बाद जनरल लिजिंगजन से बोलते हैं कि योर हाइनेस, यही सही मौका है इस गद्दी को हासिल करने का, क्या आप इस मौके को जाने देंगे अपने हाथों से। पर लिजिंगजन तो इसके रिप्लाई में साफ साफ मना करते हुए बोलते कि नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, जिसको भी राजा बनना है बस बनने के लिए छोड़ दो उसको। और ये सुनकर जनरल बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो देख लेने की इसके बाद जो कोई भी आके राजगद्दी पे बैठेगा वो बस सबका दुश्मनी होगा, देख लेना पक्का। इसके रिप्लाई में लिजिंगजन भी बोल देते कि हाँ देख लूंगा जो भी है। और इसके बाद ये लोग यहाँ पर से निकल आते, जिसके पीछे की शंगवन भी आ रहा था, बट जनरल तो यहाँ पर उसको अपने साथ ही रोक लेता है। जहाँ पर की फिर वो बोलते कि मेरे लिए जाकर हुचेंग और जुआंगलिंग को ढूंढ के लाओ। और ये सुनकर शंगवन बोलते कि हाँ लेकिन वो दोनों तो मर चुके हैं ना। पर जनरल तो यहाँ पर बोलते कि नहीं, वो दोनों इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मेरे लिए जाकर उनको ढूंढ के लाओ। एंड फिर यही पर से हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर लिजिंगजन, रॉक्सी और लिंजू और उन दोनों फीमेल कैरेक्टर्स को भी देखते हैं। और यहाँ पर रॉक्सी लिजिंगजन से कह रही थी कि तुम्हारे वजह से लिंजू और जेंग जिफन के बीच जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, क्या तुम्हें पहले उसे सॉल्व नहीं करना चाहिए। जो सुनकर लिजिंगजन बोलते कि हाँ बात तो सही है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में मैं आखिर उसको ढूंढूंगा कहाँ पर। तो इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने लिए इस बड़ी सी दुनिया में एक बहुत ही बड़ा सा किंगडम क्रिएट करूँ, जहाँ पर कि मेरे लिए मेरा कम से कम 1000 बीवियां तो होंगी और मेरा बाकी का लाइफ भी ऐसे ही बस मस्ती करते हुए गुजर जाएगा। और इसकी ये सारे बकवास सुनने के बाद तो रॉक्सी यहाँ पर उसको पेल देती है। और इसके बाद हम लोग फिर से आते हैं डार्क मिस्टीरियस क्लैन की तरफ, जहाँ पर कि हम लोग देखते कि एम्परर तो यहाँ पर मरकर पड़ा हुआ था ही, और उसके खून के बूंदे जहाँ पर से गिरते हुए जा रहा था। वहाँ पर एक काफी खतरनाक सा कैरेक्टर जंजीरों से बंधा हुआ था, जो कि धीरे धीरे से यहाँ पर अपना आँख खोल लेता है। इसके साथ हमारी सीरीज का सीजन 1 कम्प्लीटली खत्म हो जाता है। और मैं तुम्हारे को बता दूं कि सीरीज के सीजन 1 के अंदर ही पूरे 54 एपिसोड्स थे, जिन सारे के सारे एपिसोड्स को ही मैं तुम्हारे को बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करके दिखा चुका हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही गंदा था। बट स्टिल इसके सीजन 2 के अंदर में से हमारे को इसके अंदर की एनिमेशन क्वालिटी थोड़ा बहुत अपग्रेड देखने को मिल ही जाएगा। हाँ मतलब कि इतनी अच्छी तो नहीं होने वाला, बस तुम्हारी आंखों को नहीं चुकने वाला। और स्टोरी तो एकदम ही चुम्मेश्वरी टाइप की होने वाली है सीजन 2 की बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही। तो हाँ मिलते हैं इसके सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे सून, स्टे कनेक्ट। Quiz. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow